बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और हमारी कोशिश अब यही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कोविड के हवाले से दें। और अच्छी इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि आपने अपना बचाव कैसे करना है। मैं अभी भी कई लोगों को देख रही हूँ कि लोग अक्सर अभी भी मास्क जो है वो नहीं पहन रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको नहीं पता कि आपका अपना कितना नुकसान हो सकता है। एक साहब मुझे मिले, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं है कोरोना, तो मैं तो किसी को नहीं लगा रहा। तो मैंने कहा किसी को लगा नहीं रही, लेकिन हो सकता है कि आपको लग जाए। आपको लगने के साथ साथ आपकी फैमिली वालों को भी लग सकता है, तो आपको खुद को केयरफुल रहना है। और हम देखें, आप यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में देखें, सबने जो है मास्क पहना हुआ है और मास्क पहनना ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो गेस्ट होते हैं जब, तो हम इतना सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं उनके साथ कि अगर नहीं भी मास्क पहना होता तो हमें पता है कि भाई उनको खांसी वासी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारी और बातें भी अभी हम जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ गेस्ट ही ऐसे मौजूद हैं जो हमें कोविड-19 के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन देंगे, किस तरह से आप अपना जो है बचाव कर सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। इसके साथ ही अभी जो गेस्ट है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर फराह ईसा मौजूद हैं, डायरेक्टर रेडियोलॉजी कोऑपरेटिव रिलेशन ऑफ डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? एज यूजुअल फ्रेश? हाँ, सुबह सुबह उठ के फ्रेश होना पड़ता है, तो ठंडे पानी से जब आप नहाते हैं ना सुबह में, तो आंखें खुल जाती हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आजकल जो है सर्दी बहुत ज्यादा है, मतलब बाज लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, बाज लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि ठंडे पानी से नहाना। तो ये बताएं कि इससे कोई वो बुखार शुखार तो नहीं चढ़ जाता? कि बुखार एक्चुअली वैसे तो हीटर लगे हुए होते हैं लोगों के यहाँ, लेकिन ये कि काफी टाइम लगता है यहाँ पे। हाँ। लेकिन ये कि ठंडे पानी से नहाने के तो बहुत सारे फायदे रिसर्च से प्रूवन है। हाँ। और इससे कहा भी जाता है कि लंबी लाइफ होती है लोगों की। जी 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 जी। आई थिंक एक्टिवेट हो जाते हैं आपके सारे सेंसेस ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके। अच्छा, ये बताएं, जैसा मैंने अभी बात कर रही हूँ कि हमें कोविड के हवाले से जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दें कि क्या है, किस तरह से टेस्ट होते हैं, किस तरह से आपको पता चल जाता है अगर बुखार हो तो क्या करना चाहिए। थोड़ा सा ये जो है ना ज़रा गाइडलाइन लोगों को दें कि हमने, क्योंकि प्रिवेंशन पे तो बहुत बात कर ली है, तो अब मैं ये कहती हूँ कि प्रिवेंशन, क्योंकि हमने कल भी जो है प्रिवेंशन के ऊपर बात करें, टिप्स बहुत सारी प्रिवेंशन के ऊपर हमने दी हुई है, किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से क्या चीज़। लेकिन जो मेन चीज़ है अब वही आती है कि किस तरह से, अगर अल्लाह ना करे सिर्फ बुखार भी हो तो फिर क्या करे इंसान। असल में आजकल नादिया हो ये रहा है कि नाजिया के कोल्ड और फ्लू भी चल रहा है, और लोगों को नज़ला ज़ुकाम जो सर्दियों का होता है वो भी चल रहा है, और फिर इसके अलावा ये कि कोविड भी साथ साथ है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि क्या एग्जैक्टली उनको है, फ्लू है, नज़ला है, या कॉमन कोल्ड है, या कोविड है। तो इसमें लोग कर सकता है इंसान। हाँ, इसमें ये कि जब नाक बह रही होती है तो ये तो नज़ला ही है, कोल्ड है, कॉमन वायरल जो फ्लू होता है, हर दफ़ा कोल्ड होती है, सर्दियाँ आती हैं तो वो है। लेकिन ये कि जो फीवर और ड्राई कॉफ है वो तशवीशनाक है, क्योंकि उससे आपका ये, और बॉडी पेन्स जो होते हैं, अब कोल्ड नज़ले में भी होते हैं बॉडी पेन्स, लेकिन इसमें जो कोरोना में होते हैं बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जाहिर है अगर आप कॉफ बहुत ज़्यादा होती है, कॉफ देर से शुरू होती है, शुरू में ड्राई होती है कॉफ, मतलब जैसे कि जब आप खांस रहे हैं तो कोई, मतलब अंदर से कुछ नहीं निकल रहा और ऐसे होती है, लेकिन उसके बाद वर्स हो जाती है। और अगर आपकी कुव्वत मदाफियत पे डिपेंड करता है कि आप फाइट कर सकते हैं कोरोना का वायरस के नहीं, तो कुछ लोग तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, हल्का थोड़े बहुत खांसी होके फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग की ज़्यादा निमोनिया की तरफ जाने लगते हैं कोविड के साथ। ओके। अच्छा, ये इसीलिए वो कहते हैं कि पहले से ही आपने जो है प्रिवेंशन आपने कर लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कि अगर प्रिवेंशन करेंगे, और क्योंकि अभी आपको पता है शादियां वगैरह सारी शुरू हो गई हैं, और मजमे, मतलब गवर्नमेंट ने हालांकि रोके हुए हैं, लेकिन ये कि लोगों का मिलना जुलना, मास्क के बगैर घूमना फिरना, ये सब चल रहा है।
तो इस वजह से कोरोना वायरस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि अच्छा अभी तो हमने सुना है कि वेव तो अभी शुरू हुई है, पीक पर जाएगी ये मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर? यस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अभी केसेस नजर आने शुरू हो गए हैं, तो अब यही जो केसेस नजर आ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है, ये और लोगों को भी लगाएंगे, मतलब या उनके साथ जो लोग हैं हल्का हिबाब है, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 वीक्स का जैसे लॉकडाउन लास्ट टाइम उन्होंने किया था कि भाई 2 हफ्ते हर चीज बंद रहेगी। हाँ। और फिर 2 से 3 हफ्ते हो गए थे करते करते। तो फिर उसी तरह से अभी लॉकडाउन तो नहीं हुआ, क्योंकि लोग जो हैं वो वैसे ही अभी मिल रहे हैं, और हालांकि स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है, लेकिन ये कि लोगों को पहले ना एक खौफ भी था कि पता नहीं कोरोना क्या है क्या नहीं है, अब यूज्ड टू हो गए, अब यूज्ड टू हो गया। वो कहते हैं यार खांसी तो है खाली, बट दे डोंट नो कि ये खांसी जो है एक्चुअली, जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने भी बताया कि ये खांसी जो है ना, ये जो है ना निमोनिया की शक्ल अख्तियार कर लेती है जब ये लंग्स पे चली जाए। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। इनिशियली जिस तरह भी आपने कहा कि हाँ एक कोल्ड होता है विच इज लाइक खड़खड़ वाली खांसी, दैट इज कोल्ड। नो, जो नजला बह रहा होता है, जो नजला बह रहा होता है। लेकिन अगर रेशा आ रहा हो तो, रेशा अगर खांसी हो रही है और रेशा आ रहा है तो फिर तो इट कैन बी ओके। बट अगर नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लॉकेज वही होता है नजला, जैसे आपका बंद नजला हो रहा है ना, ये तो कोल्ड और फ्लू की अलामत है, ये कोल्ड और फ्लू की अलामत है। ओके ठीक है। नजला होना या जो है क्या नाम है, बुखार भी बहुत तेज, बुखार भी, नजले में बुखार होता है लेकिन इतना हाई नहीं होता जितना कोरोना में हो जाता है। कोरोना में काफी हाई फीवर, कितना हाई फीवर जाता है तकरीबन? 101 से 104 तक लोगों ने रिपोर्ट किया है, मतलब काफी हाई चला जाता है फीवर। ओके, और उतरता भी नहीं है, जाहिर है 3-4 दिन हो जाता है यूजुअली ना। कोल्ड में नजला तो उतर जाता है, बुखार नजला, और 2 दिन में आप बेहतर होने लगते हैं ना, 2 दिन के रेस्ट बाद, सूप वगैरह पीने के बाद वो आपको लेकिन कोरोना में लेकिन कोरोना में ऐसा नहीं है। पर कोरोना में यही कहते हैं ना कि आप सूप वगैरह जरूर पिए। अच्छा अभी ब्रेक का टाइम आ गया और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली डॉक्टर फरा से कोविड के हवाले से, और साथ साथ अभी टेस्ट के लिए भी बताएंगे। देखें, इन्होंने बताया कि 2 तरह के जो है ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर तो कोल्ड है तो नज़ला होगा और नोज़ ब्लॉकेज भी हो जाएगा, दैट इज़ कोल्ड। अच्छा, और अच्छा ये कोल्ड में जो है ये क्या होता है बेसिकली, ये सर्दी से लगता है कि ठंड लग गई है, या ये कहीं से कोई इसका भी कोई वायरस होता है? नहीं, वायरस होता है कोल्ड का कॉमन कोल्ड का एक वायरस होता है, उससे ही नज़ला होता है। लेकिन ये कि जब आपको ठंड लगती है तो कुव्वत मदाफियत आपकी थोड़ी कम हो जाती है, तो उससे इजीली कैच कर सकता है। ओके, जिसका भी कहते हैं। अभी एकदम से ठंड आ गई है नादिया। कल रात में कितनी ठंड थी, बल्कि मैंने तो एसी भी नहीं चलाया कल, मतलब पिछले दिनों तो मैं चला रही थी, बहुत ठंड लगने लग जाती है एकदम से, बहुत ज्यादा ठंड आ गई, लोग तैयार नहीं थे ना इसके। अच्छा, हमारे यहाँ पे एसी की भी बात करते हैं। मैं कहती हूँ जब 15 टेम्परेचर हो तो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, कराची वालों के लिए तो बहुत लो है, तो रात में भी 16, 15, 12 ये चल रहा है। हाँ, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, फॉर अ चेंज के सर्दी आ गई है। लेकिन उसमें जरूरी है कि आपके छाती आपकी मतलब प्रोटेक्टेड हो ना, गर्म आपके आप हो, क्योंकि फिर आप बीमार हो नाउजुबिल्ला, तो फिर यू डोंट नो कि अभी कोरोना हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उससे स्ट्रेस एक डर आ जाता है। वैसे सब डरे हुए हैं, स्पेशली जो ज़ईफ लोग हैं उनकी। अभी बल्कि पिछले दिनों मैंने अपने बच्चों के सारे गर्म कपड़े वगैरह निकाले कि एंटिसिपेशन की ठंड आने वाली है, लेकिन एकदम से जल्दी सी वेव आई और ठंड शुरू हो गई। तो उसमें ये कि ज़रूरी है सुबह और रात का जो टाइम है जिसमें ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि दोपहर में तो धूप की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है ना, बेरेबल और नाइस, एक्चुअली इट्स वेरी नाइस नाउ। तो ठंड लगने के चांसेस हैं, और अभी क्योंकि कोरोना भी चल रहा है तो ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने आप को कवर्ड रखना, स्पेशली है। बिल्कुल, सो ट्रू। अच्छा, ये बताइएगा कि कोरोना के टेस्ट का क्या सीन है, स्पेशली डॉक्टर ईसा लेबोरेटरी में क्या मतलब किस तरह से टेस्ट हो रहे हैं, प्राइस रेंज क्या है, किस तरह से आप लोग जो है केटर कर रहे हैं लोगों को? कोरोना के टेस्ट हमारी हर फैसिलिटी में इस वक्त हो रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त जो टेस्टिंग है कोरोना की बीच में कम हो गई थी, अब दोबारा से ज़्यादा हो गई है, और दोबारा से पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। स्पेशली लोग जो हैं वो अपनी पूरी फैमिलीज़ का कराते हैं। अगर एक बंदा भी बीमार होता है
तो हमारा स्टाफ बेसिकली घर जाके फैसिलिटेट करता है, होम सर्विस है, तो हमें कॉल किया जाता है और हम लोग घर जाके सैंपल्स कलेक्ट करके आते हैं। तो हमारे पूरा जो स्टाफ है वो प्रॉपर पीपीईज में होता है, प्रोटेक्टिव जो उनकी डिवाइसेस हैं और शील्ड्स और वो सब। और आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्ट सर्विस है कि मतलब हम विदिन 2-3 आवर्स हम पहुंच जाते हैं। बाकी दीगर लैब्स में जो है वो 2-2 दिन 3-3 दिन का वेट है टू गेट द अपॉइंटमेंट्स। तो आई थिंक वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड इट्स नॉट ओनली दैट। जब कॉल करता है नादिया कोई के नाजिया के कोई आ रहा है यू नो कि जैसे बीमार है किसी के, कोई ज़ईफ लोग हैं घर में, तो हम लोग प्रायोरिटी पे जाके टेस्टिंग करते हैं, कर लेते हैं। तो काफ़ी दुआएं भी मिल रही हैं साथ साथ। और ये कि पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो यू नो फिर उसके हिसाब से वो अपना इलाज कर सकते हैं ज़ाहिर है जल्दी, यू नो। ओके ओके, क्योंकि कोल्ड का अलग है ट्रीटमेंट्स, कोरोना की थोड़ी सी स्पेसिफाइड होती जा रही हैं एज टाइम इज गोइंग बाय, और डॉक्टर्स को पता चलता जा रहा है कि क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ बेहतर नहीं है इस वक्त कोरोना के हवाले से। तो आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि काफ़ी ज़्यादातर लोग तो दे गेट बेटर। तो कोरोना होता है तो मतलब मैं समझती हूँ ऑलमोस्ट 98% 99% पीपल गेट बेटर। ये ओनली बचाए थोड़े से 1%। फिर भी देखें इंसान जो है वो बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाता है, ये नहीं डरना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन देखें जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है ज़ईफ लोगों को, ज़ईफ लोगों को, या मैंने ये सुना जिसको डायबिटीज होती है, वैसे डायबिटीज वाले भी सर्वाइवल की तरफ चले गए हैं। बस उनकी अगर कंट्रोल्ड हो डायबिटीज ना, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता उनको शुगर है, तो उनका कुव्वत मदाफियत वैसे ही कम हो जाता है। क्योंकि शुगर जिन लोगों को होती है, डायबिटीज जिन लोगों को होती है, तो उनका कुव्वत मदाफियत वैसे भी कम हो जाता है, तो उनकी चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शंस इज मच हायर। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर है अगर जो लोग कंट्रोल रखते हैं डायबिटीज, इनका पता है, जो एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़ी सी जिमिंग फिटनेस की तरफ है, दे आर गेटिंग बेटर। लेकिन जो लोग 45 तक भी हैं वो भी काफ़ी बीमार हो रहे हैं। अभी मेरा ही क्लास फेलो जो है वो काफ़ी बीमार हो गया था, तो यू नो और मेरे जो यूएस वगैरह में फ्रेंड्स हैं और तो जो मेडिकल के फील्ड से हैं तो बीमार हो रहे हैं लेकिन ठीक हो रहे हैं मतलब। अच्छा, ये हमने ये देखा कि बाहर के ममालिक में ज़रा ज़्यादा जो है वो डेथ रेट ज़्यादा थे, और यहाँ पर जो है हालांकि आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज भी रही है, पर इतने ज़्यादा जो है पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा, और एहतियात भी ज़रा उस तरीके से कम थी। तो ये वजूहात क्या होती हैं? ये पता है नाजिया, आई रियली थिंक ये पता है मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे तो अल्लाह का खास करम है डेफिनेटली, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमारे साथ होती है तो हम बाउंस बैक कर जाते हैं। आई थिंक हम लोग ऐसे रिजिलियंट हैं, काफ़ी आवाम हमारी काफ़ी रिजिलियंट है। लेकिन आई थिंक मुझे ये भी डेफिनेटली ऐसा है क्योंकि हम लोग वज़ू करते हैं, हाथ धोना, सफाई यू नो बहुत हम लोग के अंदर इनग्रेन्ड है ना, तो हम लोग हमेशा ज़ाहिर है कुछ भी कर रहे होंगे यू नो, तो फिर हम लोग बार बार जाके हाथ धोते ही हैं। अब हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया कोरोना की वजह से, तो मुझे लगता है कि प्राइमरी यही चीज़ है शायद जो हमें प्रिवेंट, हाँ, और ज़्यादा क्योंकि हमारी आवाम नमाज वगैरह पढ़ती है तो वजू करती है, ज़ाहिर है सफाई का ख्याल रखते हैं अपने घरों में उसमें, बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत प्राइमरी एक चीज़ है जिसने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। और आपको पता है वजू में कुल्लियाँ, नाक साफ करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बाहर के ममालिक में तो कोई नाक अपनी साफ नहीं करता। कुल्ली तो कारगिल तो करते होंगे, लेकिन हम तो नाक में पानी भी चढ़ाते हैं जैसे वजू करते हुए। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने जब एक निज़ाम रखा है तो प्रोटेक्शन के लिए ही हमारे लिए रखा है। आई थिंक इससे मतलब प्रूवन हो या ना प्रूवन हो, वी नो कि ये दिस इज प्राइमरी रीजन। हाँ, ऑलराइट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये तो हमने कोविड के वाले से बात कर लिया कि टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं, किस तरह से आप लोग टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। थोड़ा सा जो आपकी अपनी जो एक वो फील्ड है उसके हवाले से, हाँ, रेडियोलॉजी, ज़रा उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि कहाँ पर रेडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, या कौन कौन से ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका जो है इससे जो है टेस्ट वगैरह होते हैं।
बहुत अच्छा सवाल पूछा नाजिया। रेडियोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि लोगों को बताना पड़ता है वाकई जिसके बारे में, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में तो लोगों को सर्जरी का पता होता है, यू नो, ओबी-गायनी का पता होता है, लेकिन रेडियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि जिसके मल्टीपल डायरेक्शंस हैं। एक तो ये है कि जिसमें नॉर्मल एक्सरे होता है, यानी कि आपकी हड्डी टूट जाए या यू नो किसी को फ्रैक्चर हो जाए, कोई घर में गिर गया या एक्सीडेंट नाउजुबिल्लाह किसी का हो गया, तो सिंपल एक्सरे जो कराने आते हैं वो रेडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो हमारी ईसा लैब के हर सेंटर में होता है 24/7, यानी कि हफ्ते में सारे ऑल द टाइम वी आर ऑन, और सारी हमारी ब्रांचेस पे एक्सरे अवेलेबल है। तो ये तो एक्सरे, और एक्सरे का पता है आपको शुआएं होती हैं, तो प्रेग्नेंट लोग तो नहीं करा सकते उनको विदाउट प्रॉपर कवर, अगर किसी बोन वगैरह का होना है बच्चों से अवॉइड करते हैं क्योंकि डोजेज होती है उसमें। लेकिन यह कि सारे आजकल कोविड में चेस्ट एक्सरे बड़ा कॉमन है, क्योंकि उसी से बताते हैं कि वो कोविड की तरफ जा रहा है, बेहतर हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। दूसरा ये कि उसके बाद आता है हमारा नंबर टू जो है वो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है वो सर से पाँव तक किसी भी चीज का हो सकता है। बहुत कॉमन ये है कि आपके पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाए, आपके जिगर को देखा जाए क्या है आपका जिगर सही से काम कर रहा है, हेपेटाइटिस तो नहीं है, या मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से कुछ इनलार्जमेंट तो नहीं हो गई है उसकी। फिर आपके बाकी दीगर आपके गुर्दे वगैरह जिसमें चेक किए जाते हैं और पथरी वगैरह का पता चलता है। गॉल ब्लैडर में अगर पित्ते में हो आपकी पथरी या कुछ ऐसी चीज़ हो तो उसका पता चलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ अल्ट्रासाउंड जो होता है वो फीमेल प्रेग्नेंट पेशेंट्स का होता है। ओके। तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है कि नहीं है, मतलब ये कि उसकी आंखों से उसके हाथ तक, उसकी गर्दन के पीछे की जो विड्थ है वो हम तक चेक करते हैं कि कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, नॉर्मल है बच्चा, ब्रेन सही से डेवलप हो रही है नहीं हो रही। और ये जो है वो शुरू में जब से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब से लेके जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक ये फ्रीक्वेंट टेस्ट प्रेगनेंसी में होते रहते हैं। ओके। तो ये कोई स्पेसिफिक वजह होती है तो होते हैं या नहीं? ये सबके होने चाहिए। पहले तो होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किसी का पॉजिटिव आता है तो ये जाते हैं कंफर्मेशन कि बच्चा नॉर्मल मतलब हार्ट बीट है कि नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी वायबल है कि नहीं है, वाकई मतलब ग्रो करेगी। क्योंकि मतलब ये अल्ट्रासाउंड जो है दैट इज गुड इनफ या नहीं, इससे बियॉन्ड जाना चाहिए? नहीं, अल्ट्रासाउंड प्रेग्नेंट लोगों के लिए बेस्ट है। इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, सिर्फ साउंड वेव्स हैं और साउंड वेव्स तो हार्म नहीं करती फीटस को। तो आप जितनी दफा भी कराएं तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला तो ये जो टेस्ट होता है वो हार्ट बीट का होता है कि बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो गई है कि नहीं हो गई। उससे ज़ाहिर है हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। उसके बाद फिर हमारा टेस्ट होता है 11 से 13 हफ्ते के बीच में, जब हमल 11 से 13 के हफ्ते के बीच में आ जाता है, वो बहुत स्पेशल टेस्ट होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी टेस्ट। उसमें डाउन सिंड्रोम का पता चलता है। नाउजुबिल्लाह अगर किसी का डाउन सिंड्रोम का आ जाता है पॉजिटिव टेस्ट तो फिर उसके हिसाब से इवेंट्स उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या करना है ना, मतलब उसका। फिर उसके बाद जो है हमारा 18 से 20 हफ्ते में एक प्रेगनेंसी का स्कैन होता है जो पूरा ऊपर से नीचे तक बच्चे की एक एक पार्ट को चेक करता है। आंखें खोलना बंद करना, कॉर्निया तक लेके आपके फिंगर्स तक काउंटिंग, उसके सारे ऑर्गन्स, सारी जो एबनॉर्मेलिटीज पॉसिबल हैं वो चेक करता है। और फीटल जेंडर भी हम चेक करते हैं कि सब नॉर्मल डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ये 3 टेस्ट जो है आई थिंक दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप किसी ऐसी फैसिलिटी में चले गए जिनको ये करना नहीं आता तो आपकी मतलब किसी शख्स की ये हो सकता है कि मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में कि मतलब बच्चा नहीं था नॉर्मल। और फिर आपको पता है कि कितनी तैयारियां करते हैं हम जब डिलीवरी हो रही होती है, और जो मदर्स हैं वो मतलब इतना उठाती हैं और 9 महीने बड़े टफ होते हैं। तो अगर उसके बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर इट इज़ अ वेरी सैड थिंग। तो ये पहले से ही इसका कोई इलाज हो सकता है या इसका कुछ क्योर हो सकता है? कुछ चीज़ों का इलाज हो सकता है जो करेक्टेबल है। मतलब अगर पहले पता चल जाता है तो एक वैसे ही एक इंसान को जो एक तकलीफ दे बात होती है। नादिया मैं अपनी बताऊंगी, मेरे जो पहले बेटे में अल्ट्रासाउंड पे ही स्वॉलन इंटेस्टाइन्स आई थी, यानी कि जो आंतें थी वो फूली हुई नजर आई थी। तो मैं फौरन आ खान गई और मैं जफर नज़ीर साहब थे, बहुत प्यारे इंसान है वो,
ही वॉज अ सर्जन। तो मैंने पहले से ही उनसे अपॉइंटमेंट ले ली थी कि बच्चे का बाद में क्या करना है, खुदा ना करे कुछ हो। और फिर यही हुआ नादिया के आते उसकी फट गई अंदर डिलीवरी के टाइम पे, और उस बच्चे का जो है वो 7-8 घंटे का ऑपरेशन हुआ, और उसकी फिर आते जोड़ के जो पूरा ख़राब हो गई थी वो निकाली। तो मैं कहती हूँ अगर नहीं पता होता, क्योंकि दे वर रेडी, यू नो कि डिलीवरी के वक्त वो रेडी थे, यू नो, लेकिन ये कि वो अगर नहीं पता होता तो फिर वो ख़त्म हो जाता। हाँ, और सोचते रहते हैं हाँ कि कितना ये एट दैट टाइम। तो यू नो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ। बहुत सीरियस मैटर है, और ये कि काफी स्ट्रेसफुल प्रेगनेंसी हो जाती है, जाहिर है आपको नहीं पता कि क्या आपको है। कौन से महीने में पता चला था? मुझे बहुत देर से पता चला था, एक्चुअली 7th मंथ हो गया था मेरा। पर वो आगे आपके 2-3 महीने कितने मेरे बहुत डिफिकल्ट मेरा टाइम रहा, इस वजह से मैं बहुत इस चीज़ को स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कि यू नो ज़िंदगी और मौत का भी सिलसिला हो सकता है। अच्छा, बहुत सारी मदर्स जो डायबिटिक होती हैं, जो हाइपरटेंसिव होती हैं, उनका इलाज पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि उनका प्लेसेंटा जो है, जो बच्चेदानी में जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो नहीं काम करता उतनी अच्छी तरीके से जितनी अच्छी तरीके से नॉर्मल डायबिटिक और हाइपरटेंसिव मदर अगर नहीं होती तो उसको भी हम टेस्ट करते हैं, उसका फ्लो देखते हैं कि डॉपलर से कि उसका फ्लो कैसा आ रहा है, बच्चे को खून कैसा पहुंच रहा है। तो अगर उसके सही से हमें रीडिंग नहीं आती तो इसका मतलब है कि इमीडिएट उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। बच्चे को भी खतरा है और माँ को भी खतरा है। ऑलराइट, चलें हम जाएंगे, अभी ब्रेक का टाइम है या हम जरा चेक कर लें? अभी से ब्रेक है, ओके चलिए ठीक है, ब्रेक जाएंगे, ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त बातें जो हैं डॉक्टर फरहा ने हमारे साथ की हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं। हमने अभी कोविड के हवाले से आपको बताया, अभी जो है रेडियोलॉजी के हवाले से बताया कि बेसिकली रेडियोलॉजी जो है वो क्यों करवाई जाती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको पहले से ही आपने अपना किस्सा भी सुनाया, तो ये लोगों को ना फिर वो करता है कि हाँ मतलब anything can happen anytime। हाँ बिल्कुल, जो लोग गुजरे होते हैं ना उनको पता होता है। हाँ नादिया, अनफॉर्चुनेटली अच्छा किस्सा नहीं था, लेकिन ये कि एक होता है ना कि अवेयरनेस तो आपने मतलब इंसान अपनी पर्सनल बात जब बता रहा होता है ना किसी को, तो वो अपनी अवेयरनेस दे रहा होता है। वो लोगों को ये कोई शौक से थोड़ी बताता है, कोई अपने अगर कोई दुख की बात होती है या परेशानी की बात होती है तो बिल्कुल ऐसा ही है। पर आपने शेयर किया, दैट मीन्स कि आप लोगों को आगाही देना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं समझती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइव्स इन्वॉल्व है ना। बिल्कुल, सिर्फ एक वो बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, इससे माँ, हस्बैंड और बच्चे, घर के दीगर अफराद जिनको अफसोस होता है यू नो बाकी डेवलपमेंट्स देख के, तो वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट्स अ ह्यूज रेपरकशन, यू नो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगी नादिया के इसके अलावा जो है ना हड्डियों के लिए, हाँ, स्पेशली फीमेल्स के लिए, और अब तो खैर मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस आने लगा है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों का भुरभुरापन। जी। अब हमारे ज़ईफ़ हमारे वालिदैन और दीगर अहबाब जो जब एज हो जाती है उनकी, तो ये नहीं कहते कि वॉशरूम गए थे फिसल गए, हाँ, और हड्डी टूट गई कूल्हे की, तो वो बेसिकली बहुत बड़ा हड्डी पहले टूटती है। बिल्कुल, हड्डी पहले टूटती है, लेकिन हड्डी के टूटने के तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया उसके लिए? हाँ, सवाल ये है, क्योंकि हम लोग जो है ना हमारी आवाम का मसला ये है कि जब हो जाती है चीज़ तब हमें एहसास होता है। डायबिटीज़ हो गई, फिर उसका मतलब हमने शुरू कर दिया, हाइपरटेंशन हो गई तो दवा शुरू कर दी, लेकिन उससे पहले हमने जो प्रिवेंशन करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हड्डियों का भुरभुरापन का भी यही है कि ज़ाहिर है जब आप बेसिकली जब 30+ आप होने लगते हैं तो बोन मास आपका ऑलरेडी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर मेनोपॉज होता है, यानी कि जो साइकिल्स रुक जाती हैं, उसके बाद आपकी हड्डियां वीकर होती चली जाती हैं, क्योंकि हार्मोनल कंट्रोल की वजह से और एज रिलेटेड, और फिर आपकी वेट बेरिंग एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको पता है वर्जिश करना जो है वो कौन करता है वर्जिश? अब बहुत यंग लोग जो हैं वो फिटनेस की तरफ आने लग गए हैं सॉरी। तो वो लेकिन ये कि जो हमारे ज़ईफ़ लोग हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, ये लोग नहीं करते एक्सरसाइज। तो बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी आदत है वॉकिंग की। तो
इससे क्या होता है और ज्यादा हड्डियां भुरभुरी होती जाती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि इंसान जो है वो प्रिवेंशन करे। अब विटामिन डी, हम लोग धूप से भी बच रहे हैं, तो विटामिन डी जो है वो मैं जितना स्ट्रेस करूं, इवन कोविड के लिए विटामिन डी और कुव्वत मदाफियत के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्किन से आपके हेयर तक, हर चीज के लिए विटामिन डी जरूरी है। अगर किसी की विटामिन डी कम होती है तो उसका कुव्वत मदाफियत नीचे चला आता है, और कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी बीमारियां इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि हम धूप से बचते हैं। हम वो आवाम है जो हम गोरा होना चाहते हैं हमेशा, और आपको पता है लड़कियां तो पसंद ही नहीं करती धूप में जाना, तो विटामिन डी की तो कमी होनी है। अब विटामिन डी नहीं है हमारे रीजन में, हमने देखा ज्यादा कमी है। नहीं, कमी बाहर नॉर्थ अमेरिका में भी है समहाउ। असल में प्रॉब्लम ये हो गई है कि दो किस्म की प्रॉब्लम्स, एक तो हम ले नहीं रहे, फिर हम दूध नहीं पी रहे, और हमारे यहाँ तो लड़कियां दूध पीती नहीं है। और अब जैसे मैंने अपने बच्चों का फिक्स किया हुआ है 3 दफा उन्होंने दूध पीना है, तो ये भी बड़ी एक स्ट्रगल है। इट्स अ स्ट्रगल टू गेट देम टू ड्रिंक 3 कप्स ऑफ मिल्क, और एक कप भी हम लोग नहीं पीते, यू नो। तो विटामिन कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी जब तक विटामिन डी नहीं होगी साथ। तो ये दो चीजें हो गई कि मतलब आप कैल्शियम भी नहीं ले रहे, विटामिन डी भी आपकी कम है, तो हड्डियां तो कमजोर होंगी आपकी, ठीक है। और एक इशू ये आ गया है कि जो एंजाइम कन्वर्ट करता है विटामिन डी को, मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए, वो उसकी भी कमी पाई जा रही है। आई थिंक ये डाइट है, वो बड़ा लंबा नाम है उसका, कोलिकैल्सिफेरॉल वो ट्रांसफरेंस। तो लेकिन ये कि वो बात ये कि उसकी कमी भी देखी गई है रिसर्च के हिसाब से। कैसे कंट्रोल हो सकता है? खुराक के जरिए या बैलेंस डाइट हो रहा है, लेकिन कि अगर आप उनको चीजें नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, राइट, टिल द पॉइंट दैट इट्स द बोन्स आर नॉट मेकिंग you know that hormone for you to absorb it। तो लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ जरूरी है कि अपनी डाइट आप अच्छी रखें, और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो भी यू इंश्योर कि आप विटामिन डी ले रहे हैं, उस साथ कैल्शियम ले रहे हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें जो है वो सिट्रिक एसिड यानी कि ऑरेंज जूस या इस तरह की चीजों के साथ जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं, विटामिन सी के साथ, ठीक है, जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं। तो अच्छा है कि अगर आप इसके साथ लेके विटामिन सी भी आपकी डाइट में मौजूद हो और ये चीजें आप साथ साथ लें, तो फिर इस तरह के फ्रैक्चर्स होना। अब यंग लड़कियों का मैं सुनती हूँ 16 साल की पाँव की हड्डी फ्रैक्चर्ड है, इसका यहाँ पे उंगली वो हो गई है, यहाँ पे हल्की सी कोनी लगी तो कोनी में फ्रैक्चर आ गया। तो ये चीजें हम लोग की हड्डियों में ऐसा नहीं था कि मतलब एट दैट टाइम। और आई थिंक हमारे वालिदैन की, उनके दूध का बड़ा इंटेक होता था, तो उनकी हड्डियां माशाल्लाह। खालिस का भी बड़ा मसला, अभी लोग ना ये भी डरते हैं कि हम जो खुला दूध है उसमें ये है वो है, बट वी डोंट नो इवन के टेट्रा में क्या है क्या नहीं है। मतलब इट्स सो कंफ्यूजिंग, पीपल आर सो कंफ्यूज्ड राइट नाउ व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक। ये बहुत बड़ा मसला है कि क्या खाएं, क्या हम जो है। अच्छा, फिर ऑर्गेनिक की तरफ जब आने का कहते हैं तो फिर ऑर्गेनिक तो फिर खुला दूध है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब और बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि डायरेक्ट फार्म से ले रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज आ गई जो अच्छा दूध दे रही हैं, लेकिन ये कि एक्सपेंसिव तो है डेफिनेटली। ऑर्गेनिक कोई भी चीज एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोगों को शऊर नहीं है। जब तक शऊर नहीं आएगा लोग ऑर्गेनिक की तरफ आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक जो दूध में जो एडिटिव्स डल रहे हैं वो आई थिंक पूरी हमारी लाइफ में तो हमने पी ही है वो, तो वो उससे हमारी बॉडी में चेंजेस भी हैं, वेरियस चेंजेस। और आई थिंक लाइफ स्पैन्स माइट नॉट बी एज मच, क्योंकि हम लोग डिजीज इजीली कैच कर लेते हैं। लेकिन ये कि खुले दूध में मेहनत है ना, आप आएंगे उसके उबालेंगे बाद उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके मलाई भी निकालेंगे, मलाई भी निकालनी है। लेकिन टेट्रा में ये वाली चीज नहीं होती है। आए और जो भी चीज क्विक या आसान होगी उसमें ग़िज़ाइयत तो नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लोग जो है दूध नहीं ले रहे तो वो मल्टी विटामिन ले रहे हैं, या विटामिन डी की एडिटिव्स, या कैल्शियम अपनी डाइट में, मतलब कैल्शियम टैबलेट ले जाकर बैठे धूप के नीचे। और सुबह की धूप नादिया बेस्ट होती है, सुबह की धूप। आप सुबह जल्दी उठ के छत पे थोड़ी सी वॉक अगर आप कर लें तो आपके लिए 15 मिनट्स इज इनफ। हम तो कहते हैं भाई खिड़की से इतनी सी भी धूप आ रही है ना,
यूटिलाइज करो, उसको धूप को नेमत समझो। घर ऐसे होने चाहिए कि कहीं ना कहीं से धूप जरूर आ रही हो। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग घर जो है वो आप ये देखें, आंगन होता था ना उसमें, आंगन एग्जैक्टली, इसलिए बनता था ना। अब तो डब्बे की तरह के घर है। हाँ। और अगर आप आंगन में लाएंगे तो आपको यही होगा कि कहीं से कोई कूद ना ले आपके आंगन में। तो ये प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन ये कि आई थिंक उस जमाने में इतने एडिटिव्स और हेल्दी डाइट चीज़ें फ्रेशर होती थी इन लोगों के ज़माने में। मैं समझती हूँ कि वाकई जो वाइटैलिटी है हमारे सीनियर्स में माशाल्लाह, तो वो वाइटैलिटी हम में नहीं, हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं, हम बड़ी जल्दी मतलब बीमार भी हो जाते हैं। और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां में जल्दी से जल्दी होने लगी हैं। पहले देखा जाता था कि 60+ क्यों होता है, मतलब क्या वजह? हाइपरटेंशन बेसिकली रीनल फंक्शन आपका, जो आप पहली बात तो ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने एक पाइप में तेल डाल दिया हो, कोकोनट ऑयल डाल दिया हो और आपने वो जमा दिया हो। हाँ। तो वो तो जम जाएगा ना उसके राउंड। हाँ, तो उससे फिर सुखड़ जाती हैं आर्टरीज, तो खून की शरियानें सुखड़ जाती हैं। तो जाहिर है जब वो पतली होती हैं तो ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है पास करने के लिए ना ब्लड। एक तो ये रीजन है। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों में इनहेरेंट होता है, इनहेरिटेड होता है कि हाइपरटेंशन सभी को है। और लेकिन कोई भी हेल्थ का ख्याल रख रहा है, उसकी आर्टरीज वेन्स बिल्कुल ब्लॉक नहीं है, सब सेट मामला चल रहा है, क्योंकि तो किडनी जो कंट्रोल करता है, किडनी को जो प्रेशर का आता है सेंस करता है, तो वो फिर हार्मोन एक रिलीज करता है जो कि ना आपका पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, हाइपरटेंशन आपकी कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अच्छा, तो लो ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर तो यूजुअली लोगों में या तो आपने खाना नहीं खाया हुआ हो या डिहाइड्रेटेड हो। अब यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं कंपेयर टू किस तरह का मौसम है। जल्दी पसीना सूखता है, आप बाहर होते हैं, पूरा मुंह भी आपका सूख रहा होता है, लेकिन पूरा दिन शायद गुजर जाए तो लोग पानी की बोतलें लेके नहीं घूमते। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं पानी की बोतल हमेशा लेके घूमती हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने इतनी पी है आज ना, लेकिन जो लोग नहीं और इक्का दुक्का सिप पी लिए कहीं बाहर जाके, तो वो डजंट काउंट एज वाटर। तो डिहाइड्रेशन की वजह से लो ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। अच्छा, बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत कॉमन है। तो अगर जो लोग पानी अच्छी तरह पीते हैं और नॉर्मल की डाइट है, नमक मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ दिया उन्होंने, नमक की कमी से भी होता है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत केयरफुल है, हम लोग नमक डालते हुए। अब आपको पता है हिमालयन सॉल्ट पे आए हुए हम लोग आजकल, पिंक सॉल्ट यूज कर रहे हैं। और पिंक सॉल्ट का ये है कि पिंक सॉल्ट तो वैसे भी काफी डालनी पड़ती है, तो सालन सही टेस्ट करता है ना, ऐसा होता है ना। हमें तो आदत हो गई, लेकिन अब आदत हो गई है कि छोड़ दे, लेकिन थोड़ा सा ही नमक डालो। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अब लोगों की आदत ही हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता नमक भी कम होता जा रहा है, लेकिन इतना नमक कम नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नमक खाना तो जरूरी, लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज ऐसी खाए जो सफेद नहीं हो। तो इसलिए हिमालयन सॉल्ट जो है वो दैट इज बेटर, नॉट द व्हाइट सॉल्ट। हाँ, बिकॉज आई थिंक नेचुरली अकरिंग है। हाँ, सफेद और जो सफेद सॉल्ट भी नेचुरली अकरिंग होती है, लेकिन उसमें मिलाते होंगे चीजें। लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स हिमालयन सॉल्ट के बहुत कहते हैं कि वो जो पूरे जो सॉल्ट लैम्प्स, हाँ, वो लेकर आना चाहिए। मेरे पास को खुद पीसे और फिर बनाए, या आपको पंसार से जाके उसको नेचुरली पीस कर फिर यूज करें। वो तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक और सबसे ज्यादा नेचुरल चीज है। लेकिन वो कैसे पता लगेगा ना नादिया, वो जो ब्लॉक्स आते हैं वो भी सही है कि नहीं, वो तो सामने पता चल जाता है ना कि नमक वाला ब्लॉक तो नमक वाला ही होगा ना। अब तो खैर अब तो प्रोडक्ट्स काफी मतलब जो है बनाने लगे हिमालयन सॉल्ट्स और आसानी से अवेलेबल हो गई है। लेकिन ये हिमालयन सॉल्ट से मुझे ये इसका ख्याल आया कि जो लैम्प्स होते हैं इसके, ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये मेरे बेटे को काफ़ी नज़ला फ्लू रहता था, तो मैं खांसी बल्कि उसको जल्दी हो जाती थी, तो मैंने इसके कमरे में जाके हिमालयन रखा। किसी ने मुझे बोला कि तुम रख कर देखो। हाँ। तो बिलीव इट और नॉट, ही गॉट बेटर माशाल्लाह। और अब एलर्जीज वगैरह इट डज डिक्रीज इट। अच्छा। और मैंने हर एक कमरे में लैम्प्स वो रखे हुए हैं। जलाएं आप उसको ना जलाएं, इट्स नॉट कि आपको जलाना पड़ता है, इट्स देयर, या इट्स देयर। तो इसके काफ़ी प्रूवन बेनिफिट्स हैं। और अब ये कि रिसर्च हम लोग का तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम लोग रिसर्च करके चेक करेंगे क्यों हो रहा है, लेकिन ये कि ये रिसर्च से प्रूवन है। और दीगर ममालिक में जो ये कि रॉक सॉल्ट जो होती है, अगर आप रखें भी, इसको खाएं और रखें भी अगर अपनी जगहों पे, तो बहुत आपकी एलर्जीज कम होती हैं। आप ट्राई करेंगे। हाँ,
You tried I've this? tried. I have. Yeah, you Actually have? मैंने रखा हुआ है। रखा हुआ है। हाँ। आपको लगा कुछ फर्क पहले से? आप बात हाँ, मुझे काफी ज्यादा उससे फर्क पड़ा। मैं तो बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ और मैं ना नाक बहुत साफ करती हूँ अपना। बस मुझे जो प्रॉब्लम आती है ना, बहुत ज्यादा एसी कहीं पर होता है ना, तो या फिर बहुत ज्यादा पंखा तेज चल रहा होता है, तो डस्ट जब उड़ती है ना, तो फिर मुझे इशू होता है। डस्ट माइट की वजह। अच्छा, यही चीज फर्क आ जाता है जैसे ही आई मूव फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, फौरन से वो चीज बिल्कुल माहौल ही चेंज हो जाता है। वहाँ पे जाके आपकी तबीयत वैसी हरी भरी हो जाती है। इट्स जस्ट अ नेचुरल इफेक्ट ऑफ आई थिंक पंजाब। नहीं, आई थिंक माहौलियात नहीं, लाहौर का माहौलियात नहीं अच्छा इतना। वहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है, बिल्कुल ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, तो ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं, कहीं ना जाए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर फराह से चल रही है और हम स्पेशली आपको बता रहे हैं आज कोविड-19 के हवाले से प्रिकॉशंस भी बता रहे हैं, साथ में आपको ये भी बताएं कि अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। और अगर जो है, लेकिन वही वाली बात है भी डॉक्टर फराह से हमने भी डिस्कस यही किया था चीज़ें कि हमें किस किस तरह से प्रिकॉशंस भी रखने हैं, किस किस तरह से हमें जो अगर कुछ बुखार भी हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो हर दफ़ा जाके टेस्ट कराना ज़रूरी है या नहीं? मतलब क्या करें इंसान? डॉक्टर्स जो है ना, फिजिशियंस, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं ऑन अ सेफ साइड टेस्ट तो कराएं ताकि मेरे वो बल्ली ना आए। अब क्या करें बताएं फिर? असल में टेस्ट जो है वो मतलब किसी भी बुखार में वो कहते हैं नहीं जाके टेस्ट करा लो। हमें तो ये लग रहा है कि ये कोरोना, मतलब हर बुखार को वो कोरोना कह रहे हैं। असल में अभी क्योंकि कोरोना जो है वो बहुत फैल रहा है ना, और हर एक टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ईसा लैब में हम लोग उनके पास वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, जिसमें कम प्राइस के भी कुछ टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है आया कि आप इन्फेक्शन अभी अभी आपको हुई है या आपकी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो मौजूद हैं आपके सिस्टम में कि नहीं। वो कौन से टेस्ट वो होते हैं? एक तो होता है एलाइजा टेस्ट जो कि एंटीबॉडी चेक करता है, एंटीबॉडी ऑन द कि आपकी। वो कितने का होता है टेस्ट? वो है तकरीबन 2000 अराउंड, लेस देन 2000 रुपीज़। फिर आप हमारा एक और टेस्ट होता है जिसमें IgM यानी कि रीसेंट इन्फेक्शन, या किसी को अभी अभी इन्फेक्शन हुई है तो वो टेस्ट करता है, वो भी एक टेस्ट है उसमें। और फिर PCR गोल्ड स्टैंडर्ड है। PCR जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसका क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर वायरस है ना आपके सिस्टम में तो उसको एम्पलीफाई करके फौरन बता देता है कि मतलब आप कैरी कर रहे हैं इसको ना, कैरियर हैं। और फिर कैरियर भी हैं और ज़ाहिर आप बीमार भी हो सकते हैं इसकी वजह से। तो अब ये इशू ये है कि आपने पूछा कि कब करवाना चाहिए टेस्ट, तो अब ये सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। अब जाहिर है कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो उनको तो कराना चाहिए। अच्छा, अब नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन जो कि यंग एज है, यानी कि बिटवीन बच्चों को तो खैर बहुत ही कम हो रहा है ये, लेकिन ये कि अबाउट आई शुड से 18 to 45 तक के लोग जो हैं वो जनरली रिकवर कर जाते हैं, मतलब हल्का सा उनको होता है। कुछ लोगों का पेट भी ख़राब हो रहा है आजकल कोरोना की वजह से, वॉमिटिंग, नोजिया भी फील हो रहा है, तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो जब तक वो टेस्ट कराने का उनका मौका आता है तब तक वो दे आर ऑलरेडी बेटर, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि जिन लोग जो ज़ईफ़ लोग हैं हमारे और जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव है, इनको तो मस्ट कराना चाहिए। ओके, तो ये क्लैरिफाई बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त वाली बात है ना, अगर किसी को जिसने बुखार भी है और फिर वो यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह लग रहा है, तो वो भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये खुद आइसोलेशन की तरफ थोड़ा बहुत चले जाए, मास्क पहन लें, केयरफुल हो जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मास्क आई थिंक जो वैसे तो खैर अब सभी को पहनना चाहिए, अब तकरीबात वगैरह में मास्क उतर जाते हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। मास्क और हाथ धोना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स हैं। इतनी कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, रॉकेट साइंस तो नहीं है कि इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब फिर आप उसके बाद बीमार होते हैं इस फंक्शन के बाद, और फिर जाहिर है तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आपने फला दिन फंक्शन अटेंड किया था, उसके बाद से तीसरे दिन से आप गिनना शुरू कर दें कि बीमार तो नहीं हो रहे 2 वीक्स तक, मतलब 14 डेज तक। तो अगर उस ड्यूरेशन में आप बीमार होते हैं तो यू शुड नो कि कहीं से कुछ लग ना गया हो मुझे, स्पेशली जब आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। तो सेल्फ असेसमेंट भी इसमें बहुत ज़रूरी है ना, कि आपने कोई बड़ा फंक्शन अटेंड किया
और फिर आप बीमार हो गए तो जाहिर है फिर यू नो इट इज अ हाई चांसेस। या आप किसी ऐसी बड़ी तकरीब में गए हैं या मतलब अभी आप मतलब जैसे हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं हम लोग हमेशा मास्क उतारते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हमारी होती है। देखिए हमारा भी फासला मतलब बहुत फासला है। हाँ। और दूसरी बात यह कि जाहिर है तबीयत अगर किसी की खराब है तो उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसको सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए ताकि आपके प्यारे भी महफूज रहें, आपके दोस्त अहबाब भी महफूज रहें और आपके कोवर्कर्स या कोलीग्स जो है किसी को बुखार भी हो जाए तो भी वो घर में मास्क वास्क पहन कर घूमे और लोगों से इंटरेक्ट अपने बिल्कुल लोग तो घरों में मास्क पहन रहे, किसी को नजला जुकाम है तो वैसे कॉन्शियस है वो घर में मास्क पहन के मिल भी रहे हैं बातें भी कर रहे हैं लेकिन ये कि मास्क बच्चों ने भी पहना हुआ है आपने भी पहना। एक बात बताओ, इससे जो है ना कि अगर आपको सिर्फ नजला जुकाम भी है घर पे अगर आप मतलब है घर और आप घर में भी मास्क पहन रहे एटलीस्ट उस वायरल से भी आप दूसरों को बचाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो बुखार वाला वायरल है आप इससे भी बचाएंगे। ये ना सोचें कि आपको जो है वो कोरोना है या नहीं है, बट जस्ट बी केयरफुल, जस्ट वेयर मास्क। आप मतलब पहन लेने में घर में हर्ज नहीं है, अगर बुखार चढ़ा हुआ है तो आप पहन ले, मतलब क्या फर्क पड़ेगा। तो बुखार है, बुखार हो गया, लेकिन ये कि आप उसको जो है मास्क पहने कम से कम कि आप और जो मतलब बड़े बुजुर्ग जो अगर आपके साथ हैं तो उनको आप सोशल डिस्टेंसिंग करके आप उनका मास्क पहने, बल्कि आप उनसे अवॉइड ही करें। वो है कि भी अभी जो मुझे नजला जुकाम हुआ है एंड यू डोंट नो कि कोरोना है या नहीं है तो आप कम से कम अपने आप को दूर रखें उनसे। बिल्कुल नादिया, पता है अभी पिछले दिनों नाजिया वो अभी हमारी जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसमें लोगों के घरों में जैसे ज़ईफ लोग हैं या बच्चे हैं तो हो ये रहा है कि आपकी कैसे आइसोलेट करेंगे, क्या करेंगे, व्हाट वुड दे डू। तो एक ही घर में रहते हुए आइसोलेट करें, लेकिन होता है ना कि लोगों को मिलना भी होता है, बच्चे बेचारे परेशान होते हैं कि माँ आइसोलेट हो गई, छोटे बच्चे हैं आपके तो देख भी नहीं सकते, आपने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि दे गो आउटसाइड, खुले उसमें गार्डन में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे दूर दूर बैठ के एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं। उसमें यह है कि बाहर की हवा में जो है वो क्योंकि डिसिपेट हो जाते हैं वायरल बैक्टीरिया, जो भी आपकी खांसी है, जो भी है, किसी किस्म का आप फ्लू वगैरह कैरी कर रहे हैं या कोरोना का जरासीम है, तो अंदर घर में बंद घर में आपको पता है हम लोग दरवाजे शीशे सभी बंद होते हैं हमारे घर में। हम ये नहीं कि कहते हैं कि वो खोलना चाहिए ताकि आपकी वेंटिलेशन हो, हवा तब्दील हो अंदर की। आप ये देखें जो ऑफिसेज वगैरह उनमें हमने देखा है कि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जहाँ पर आपके जो है एसी भी चल रहा होता है, अंदर ही की हवा घूम रही है, बिल्कुल वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आप प्लीज एसी बंद करें, स्पेशली इस मौसम में। थोड़ा खिड़कियां दरवाजे सारे आप खोलें ताकि जरासीम जो है वो घर के और हाँ कर्टन्स भी हटाएं ताकि धूप भी अंदर आए, धूप को भी अंदर आने दें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें, कर्टन्स बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद, बिल्कुल अंधेरा घर के अंदर, ऐसा खौफ आ रहा होता है उस वक्त। तो प्लीज जरा रोशनी आने दें, थोड़ा सा वेंटिलेशन होने दें, क्रॉस वेंटिलेशन। मेरा तो नाजिया दम घुट जाता है, हम खुद नहीं करते, मेरा तो दम घुट जाता है। मेरा तो ये कि भाई वो बिल्कुल मतलब बंद सी जगह में आप और फिर घर में मतलब आपकी हवा भी नहीं आ रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मतलब दम सांस अटकने लग जाता है। अच्छा, आप तो डॉक्टर हैं, तो आप अंडरस्टैंड करती हैं इन चीजों को ना। सिंपल मेजर्स, ये सिंपल मेजर्स है ना, आपको इतना कुछ करना तो नहीं पड़ेगा अगर आप मतलब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर लें और आपको पता है ऑलरेडी। और आई थिंक हमारे अवाम काफी होशियार है। अब मैं समझती हूँ कराची की हवा जब शामों की जो हवा है बहुत खतरनाक है, बस ये डेंजरस एक्चुअली। अच्छा पता है अभी पोल्यूशन ऐसे काफी कम हो गई है हमारी, क्योंकि कल तो हल्की फुल्की बारिश हुई, हम दुआई कर रही थी, मैंने कहा अल्लाह ये पोल्यूशन तो खत्म हो, ये इतनी ज्यादा डस्ट उड़ रही है, डस्ट एलर्जी क्लीन हो गया। अच्छा, ये एलर्जी से भी बुखार होता है? एलर्जी से हो सकता है कि बहुत ज्यादा सिवियर हो एलर्जी, लेकिन टायर्डनेस, फटीग ये एलर्जीज में, हाँ एलर्जीज में होता है, फिर वो हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। अच्छा, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, हमने बड़े सारे आज पॉइंट रेज किए हैं वैसे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी सुनी है कि अगर आप जिस तरह देसी मुर्गी की आप यखनी या गोश्त की यखनी अगर आप पिए तो फिर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। हाँ, ये तो खैर सदियों से चला आ रहा है ना कि जो हड्डियों का जो सूप है, हाँ, चाहे वो चिकन हो चाहे वो बकरे की वो हो हड्डियाँ, तो ये बहुत अच्छा है। और ये तो इसमें अगर आप मतलब और चीजें लहसुन अदरक वगैरह डाल लें तो और भी, अदरक प्याज का मैंने सुना, और काली मिर्चें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारे यहाँ बहुत पी जाती हैं
बाहर के ममालिक में भी सूप्स बनते हैं लेकिन उनमें ये यखनी नहीं होती, हम लोग तो अच्छी मसाले डाल डाल के उसमें दालचीनी भी होती है, तो तेज पात भी होता है, हर चीज होती है, तो वो लोग नहीं पीते जिस तरह से हम बना बना के पीते हैं। I think अभी तो सर्दियां आ रही हैं, अभी पाए भी बनेंगे, है ना, तो ये सारी चीजें। मुझे कल इतना मजा आया, मैंने कल अपनी यखनी वखनी बनाकर मैंने यखनी पी। अच्छा, आई फेल्ट इट सो गुड। मैं चित्राल गई थी ना, तो वहाँ पर उन्होंने लास्ट ईयर की बात है, तो मुझे ना बड़ी सर्दी लग रही ना, मैंने कहा यार सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो क्या पीना चाहिए। तो उन्होंने एक स्पेशल एक सूप बनाया। अच्छा। वो कहते हैं चाहे तो इसमें आप गोश्त डाल दें, चाहे तो आप नहीं, लेकिन बेसिकली प्याज टमाटर का होता है ना। अच्छा अच्छा। और उसके अंदर वो आटा डालते हैं चक्की का, और थिक करने के लिए, थिक करने के लिए ना। तो वो सूप जो है वो इतना कोई मजेदार, और उससे क्या आपको बड़ी गर्माइश आपको मिलती है, आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ, और ये सूप जो है ये वो लोग स्पेशली, अब देखें वहाँ के इलाकों के लिए ये वाला सूप जो इसलिए पिया जाता है कि वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो हम लोग यहाँ पे, लेकिन वो डालते हुए सारे गर्म मसाले वही हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वो पिस्से भी जरा डालते हैं। तो किसमें, चिकन में बनाते हैं या मीट में? वो मीट में बनाते हैं। अच्छा, उनका बकरे का मीट होता है। उनके बकरे भी तो हेल्दी होंगे ना, हमारे बकरे तो बेचारे डाइटिंग वाले लगते। बकरे हैं, कुछ भी हो जाए, एक्टिविटी जो है ना, मतलब वहाँ पे ओपन एयर में ग्रास फेड, और ये कि डेफिनेटली वो लोग हमसे ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं माशाल्लाह, फ्रेश उनकी शक्लें होती हैं, लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट आई गेस। लेकिन ये सारे कराची एक सिटी, एक हब, इकोनॉमिक हब है, उसमें हर सिटी जो इकोनॉमिक हब होती है उसमें पोल्यूशन थोड़ी ज़ाहिर लोगों की वजह से, पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दैट स्टफ कंबाइंड, लेकिन फिर भी आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हमें मौका मिला है यहाँ पे रहने का पाकिस्तान में, और हर तरह के कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं। आप यहाँ पंजाब चले हैं अलग फ्लेवर है, आप उस तरफ चले जाएं सवात वगैरह की तरफ अलग फ्लेवर्स हैं, चित्राल की अलग है, कैलाश की। मैं तो इतना सवात वगैरह की तरफ तो गई हूँ काफी, पंजाब, हाँ, इस्लामाबाद अभी हम लोग होकर आए थे, मुल्तान की तरफ, और फैसलाबाद, भावलपुर। अच्छा, कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा ट्रिप था। उस वक्त भी कोरोना वायरस थोड़ा कम हो गया था, हम लोग निकल गए, हम लोगों ने कहा बहुत हो गया। भावलपुर कैसा, मैंने सुना इट्स ब्यूटीफुल। भावलपुर की अलग है, उसके जो महल हैं वो बहुत फेमस हैं, वो देखने को मिले। मतलब हेरिटेज हमारी इतनी एक्सप्लोर किया, मतलब हाँ, स्टे किया उधर जाकर, स्टे किया, स्टेड वन डे। इतना ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर सके क्योंकि ज़ाहिर जाते हुए थोड़ा रोड ट्रिप था, बिल्कुल रोड से गए थे। तो पहली दफा हमने रोड से ट्रैवल किया, और इतना जबरदस्त उन्होंने क्या हाईवे बनाया। तो मतलब क्योंकि हम लोग अवॉइड करना चाहते वैसे भी फ्लाइट्स वगैरह में, और हमने कहा सब अपनी अपनी गाड़ियां लेके निकलेंगे, तो हमने बड़ा एंजॉय किया, और 2 फैमिलीज हमारे साथ थी, तो बच्चों ने भी बड़ा खेला कूदा। अच्छा, यू नो, तो बहुत अच्छा प्यारा ट्रिप रहा हमारा। नथिया गली भी गए थे, वो दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज नाइस। अभी तो हर जगह, अभी तो बर्फबारी हो रही है हर जगह। इस दफा सर्दी थोड़ी जल्दी आ गई है, इवन इन कनाडा में बहुत जल्दी। हाँ, तो उसकी वजह से वो फैक्ट्रीज और वो गाड़ियां जब बिल्कुल वो हो गई, चलना वाला नहीं, जो धुआं शुआं नहीं था, तो पूरी दुनिया में ऐसा हुआ कि चेंज आया, बहुत चेंज आया, क्लाइमेट चेंज आया। क्लाइमेट चेंज इस तरह के जो बैक टू नॉर्मल हुए हैं, असल में ये रीसेट हो गई है हर चीज, क्योंकि अभी सवात वगैरह में बर्फ जो पड़ी ना, तो मेरे दोस्त वहां पर गए थे, कल भी बता रही थी मैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि हम तो हैरान है कि बर्फ के इस टाइम पे बर्फ पड़ती ही नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि 20 साल बाद, 20-25 साल बाद जो है ये दोबारा से बैक टू नॉर्मल हुआ है कि इस टाइम पे बर्फ पड़ी है, वरना कभी पड़ती ही नहीं थी। वो पड़ना खत्म हो गई थी नवंबर में, ऊपर दिसंबर, जैन, फेब तक चली गई थी इस तरह। अच्छा। तो सब हैरान थे, I went to Chitral, it was minus and I was like, oh my god, ये माइनस कैसे हो गया इस टाइम पे? आप कब गई थी? मैं तो भी लास्ट वीक ही गई। ओह वाओ, फ्लाई करके? हाँ, फ्लाई करके यू वेंट टू? फ्लाई करके नहीं, हम तो गाड़ी में गए थे, मतलब इस्लामाबाद तो फ्लाई करके गए, वहाँ से फिर पूरी फैमिली, शादी पे गई थी मैं। अच्छा। इट वाज गुड एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, पूरी फैमिली थी वहाँ पर। एक
बड़ी अच्छी एक बड़ा अच्छा उनका घर बना हुआ है, पूरा एक रिजॉर्ट भी है, घर भी है। तो वहाँ पे खवातीन का पूरा एक अलहदा सिस्टम था। अच्छा। तो वो बहुत खुली जगह, उसने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, मैंने कहा वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग ही डिस्टेंसिंग थी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह थी और माशाल्लाह से, और लोग इतना दूर दूर बैठे हुए थे, कोई इधर बैठे होते उधर बैठे होते, पर बहुत मतलब अच्छा सिस्टम उनका पूरा बना हुआ था। दैट वाज वेरी नाइस। तो शादी भी उधर ही थी, घर मैं नहीं गई हूँ चित्राल, जाना चाहिए, एक एक जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए पाकिस्तान। बिल्कुल, नेक्स्ट ट्रिप। हमारी रोडें काफी बेहतर हो गई हैं पहले से, अभी तो काफी चित्राल की रोड भी बहुत ज्यादा बन गई है, बहुत अच्छी हो गई अब तो काफी, मतलब लोग तो भी कैलाश से हो के आ रहे हैं। हाँ कैलाश का तो ये सीन है, कैलाश की रोड से ये लोग नहीं बनाते हैं, उसका एक अपना उनका अपना रीजन है कि ताकि हर कोई जो है वो वहां तक जिसको वाकई आना हो, एक्सप्लोर करना होता है ना, सिर्फ आते हैं। अच्छे पई होने चाहिए। ब्रेक का टाइम आ गया जरा, ठीक है, अभी ब्रेक की जाने जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलते, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक, हम वापस आ गए हैं और डॉक्टर फराज से भी बात हो रही है कि चेकअप कौन कौन से करवाने चाहिए वैसे रेगुलर, ये ज़रा बताइएगा। हम लोग वही बात कर रहे थे अभी कि जो बेसिकली औरतों के और मर्दों के थोड़े से डिफरेंट है, और एक कॉमन टेस्ट भी होते हैं। तो टोरंटो में मैंने ये जब ट्रेनिंग में कर रही थी और वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कर रही थी, तो वहाँ पे रूटीन है कि हर साल एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और आपके जो रेगुलर ब्लड टेस्ट होंगे वो सारे करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे लोग जब बीमार होते हैं तब करवाते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन ये कि ज़रूरी है कि हम लोग जो है वो हर साल अपने सारे चेकअप्स कराएं। फॉर एग्जांपल शुगर का तो हो ही गया, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जो आपकी हो गई जिसमें आपके सारा चेक करते हैं। ब्लड की जो टेस्ट है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, आपको अपना ब्लड ग्रुप ज़रूरी पता होना चाहिए। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, अनलेस एंड अनटिल जो है वो टेस्ट कराते हैं या सर्जरी के लिए जा रहे होते हैं, तब उनको पता चलता है। खुदा ना करे कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो जरूरी है कि आप ब्लड ग्रुप का कार्ड रखें अपने साथ ट्रैवलिंग के वक्त, जैसे आप और आईडी कार्ड्स वगैरह रखते हैं तो रखें। दूसरा ये कि जो हर साल के जो टेस्ट हैं उसमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो निस्वानी अमराज के जो टेस्ट हैं वो आप ज़रूर दिखाएं डॉक्टर को, ताकि आपके इसमें आपकी छाती का जो एग्जामिनेशन है वो भी ज़रूरी है, स्पेशली जब आप 40+ हो गए हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ यूट्रस के टेस्ट होते हैं जिसमें सर्वाइकल कैंसर का भी होता है टेस्ट, पैप्समियर होता है, वो ज़रूरी है करवाना हर साल। तो ये चीज़ें नेसेसरी हैं। अच्छा, पैप्समियर से पहले क्या अल्ट्रासाउंड करवाएं या उसमें कुछ शक हो तो फिर पैप्समियर कराएं या वैसे कराएं? पैप्समियर आफ्टर द एज ऑफ 45 एवरी ईयर होना चाहिए। अच्छा। सर्वाइकल बाहर के ममालिक में तो जल्दी शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल हमसे फर्क है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अगर आप हर साल नहीं करा रहे तो हर दूसरे साल तो आप करा लें। अच्छा, और दूसरा ये कि जो छाती का, आपको पता है छाती के पिछले अक्टूबर में छाती के कैंसर की बात हो रही थी और बहुत कुछ हो रहा था, और उसमें हमारे ईसा लैब में अल्ट्रासाउंड के अलावा अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं आप उसका, और मैमोग्राफी होती है जिसमें छाती के एग्जामिनेशन लेते हैं और फिर वो चेक करा जाता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं इम्पोर्टेंट जो कि आजकल क्योंकि बहुत कॉमन होता जा रहा है। 45 पे आपको हर 2 इयर्स में कराना चाहिए, आफ्टर 50 यू हैव टू डू इट एवरी ईयर। ओके। तो लेकिन ये कि हमारी जो है हमारे यहाँ नहीं करा जाता क्योंकि एक तरह से हम लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में, हम कंफर्टेबल नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये कि क्योंकि अब तो देखा गया कि आदमियों में भी छाती का कैंसर काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। बल्कि मैं कुछ टॉक्स करने गई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो किसी ने बताया मेरे मामू को चुका है, किसी ने बताया मेरे चचा को चुका है। तो आप जब पूछते हैं पूरी इतनी बड़े ऑडिटोरियम में कि किस किस को अफेक्ट हो चुका है या किसकी फैमिली में आपने सुना, तो आपके 50% हाथ उठ जाते हैं लोगों के। तो इसमें फिर ये ज़ाहिर है ज़रूरी है ना कि आप चेकअप कराएं। अब जब तक गिल्टी नहीं होती तब तक कोई आता नहीं है, तो इसलिए कि और यंग से यंग लड़कियां आजकल तो गिल्टी से पहले जो है वो जारी बात है, गिल्टी होगी तो इंसान को फील होता है ना कि हाँ कोई चीज़ है, तो फिर वो जाता है। तो उससे पहले जो है वो अपना मतलब ये तो सेल्फ एग्जामिन इंसान कर लेता है। सेल्फ एग्जामिन नहीं करते ना लोग, तो सेल्फ एग्जामिन कर ले तो फिर मेमोग्राफी कराएं या वैसे भी
नहीं There is वैसे तो nothing to- मैमोग्राफी आफ्टर 40 इन अदर कंट्रीज कहते क्योंकि हैं करना। फिर क्या सेल्फ एग्जामिन में इंसान को पता सेल्फ नहीं चलता? एग्जामिन में अगर देखें जो कैंसर जब शुरू होता है ना तो बहुत छोटे से डॉट से शुरू होता है। ओके। तो मैमोग्राम में और अल्ट्रासाउंड में तो थोड़ी बड़ी नोड्यूल, लेकिन ये कि मैमोग्राम में छोटा सा भी स्पेक अगर आपका कैंसर का आ रहा होता है ना तो वो फौरन पकड़ लेता है। तो जब तक गिल्टी बनती है तो इट इज लेट, फिर वो फैलने की तरफ होता है, बहुत तेजी से फिर वो फैलता है। तो इस वजह से मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड दोनों मिला के जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है ये। और अभी तो यंग से यंग लड़कियां आती हैं हमारे पास क्योंकि उनके पास गिल्टियां हो रही होती हैं उनको, तो वो आती हैं तो खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन पे उन्होंने देखा होता है तो वो फिक्रमंद होती हैं कि कहीं कैंसर नहीं है। लेकिन एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो कैंसर कॉजिंग नहीं होता, वो बच्चों लड़कियों में यानी कि मतलब 16 से जो है वो 30 इयर्स में कॉमन है, फाइब्रोडिनोमा जिसको कहते हैं। तो उसको फिर फॉलो अप करते हैं कहीं कैंसर में चेंज तो नहीं हो गया या कोई और चीज ना आ गई हो। तो अगर आपको पता होगा और आप अवेयर होंगे तो ही आप कर सकते हैं ना चेकअप। तो ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मेल्स में जो है वो प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन है, और ये कि इसके लिए तो अल्ट्रासाउंड होता है और बहुत कॉमनली आप इजीली चेक कर सकते हैं इसको। तो ये भी ज़रूरी है कि कराते रहें, और प्रोस्टेट का साइज़ आपको पता होना चाहिए, और दीगर बाकी जो मेल पार्ट्स हैं उनका भी आपका एग्जामिनेशन कराना चाहिए ताकि आपको ऑलरेडी पता हो कि आपके साथ क्या मसले हैं। या प्रोस्टेट का तो बहुत कॉमन है, कैंसर बहुत कॉमन है, इनलार्जमेंट बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ें सारी प्रिवेंटेबल हैं, और फिर तकलीफ आपको फिर हो जाए तो फिर उससे पहले आप अगर कर लें इसको कंट्रोल, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। ओके 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 सही। अच्छा, इसके अलावा देखिए ये तो टेस्ट ये वाले हो गए जो कॉमनली खवातीन के हवाले से हैं, या मर्द हजरात भी इसको जो टेस्ट करवाएं। जिस तरह ब्लड प्रेशर वगैरह का आपको पता नहीं चलता, इसके टेस्ट मतलब कैसे क्या करना चाहिए कि हर वक्त अपना ब्लड प्रेशर जाके जो है वीकली चेक करवाए इंसान, क्या करे, सिम्टम्स क्या होते हैं? अच्छा, दूसरा ये कि डायबिटीज़ का क्या होना चाहिए टेस्ट कि ये जो है आपको मतलब पता चले कि जी आप यू ऑल हेल्दी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, ये सारी चीज़ें, और स्पेशली बोन्स के लिए कैल्शियम टेस्ट। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो जो आप ये बात पूछ रही हैं कि हाइपरटेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या टेस्ट होते हैं, इसमें लिपिड प्रोफाइल जो हमारा होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन के? इसमें हेडेक और एकदम से लेथार्जी होना, और स्ट्रेस में आपको एकदम से पैल्पिटेशंस का फील होना, ये सारे इसमें इंक्लूडेड है। अगर किसी को ये बार बार हो रहा है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो ज़रूर आपको ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराना चाहिए। ओके। और ज़ाहिर है अब अगर आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अपना हर साल डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास जाके कराते हैं, तो वो तो चेक करता ही है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। हमारी फैसिलिटीज़ में ब्लड प्रेशर हम लोग फ्री में कर लेते हैं, तो किसी को अगर कराना हो तो कैंप्स भी हमारे लगते हैं, तो उसमें दे कैन वॉक इनटू द लैब एंड हैव इट डन इजीली। तो और दूसरा ये कि जो आपने डायबिटीज का बोला, डायबिटीज में तो कुव्वत मदाफियत तो कम होती है, इसमें प्यास और वॉशरूम जाना बार बार इसका की अलामत है कि आपका जो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ना। अच्छा, ये लोग थोड़ा जब डायबिटीज पॉजिटिव हो जाती है और मतलब आप शुगर आपकी हाई होने लगती है तो वेट आपका कम होने लगता है। ओके, ठीक तो है। ये एक अलामत है। उससे पहले ये वेट गेन अगर किसी को हो और फिर डायबिटीज हो तो ये एक कॉज है वेट गेन, डायबिटीज होने का। टेस्ट होता है इसका, मैंने सुना है वो 3 मंथ्स का आप अगर करवाएं तो। हाँ, एक इसके 2-3 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसमें आपका पता चलता है कि आपकी शुगर के का जो लेवल है वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 100 उसकी लिमिट होती है। तो फास्टिंग में आपको भूखा रख के 8 घंटे टेस्ट लिया जाता है, तो उससे पता चलता है आपका कंट्रोल कैसा है। फिर दूसरा टेस्ट आपका रैंडम ब्लड शुगर है, वो भी अगर डिस्टर्ब्ड है, आपने किसी टाइम पे भी ब्लड का सैंपल दे दिया और बहुत ज़्यादा हाई आ गई तो जाहिर है। लेकिन ये कॉन्फर्मेटरी टेस्ट इसके 2 होते हैं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि शुगर की ड्रिंक पिला के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है, वहीं पे बैठे रहते हैं पेशेंट तब तक पूरा उनका टेस्ट नहीं हो जाता। और 3 महीने की ग्लूकोज का लेवल अपनी बॉडी में कि आपकी 3 महीने की टॉलरेंस कैसी थी, उसके लिए HbA1c होता है, वो बताता है कि आपकी मतलब हिस्ट्री क्या है।
आपकी जो है, क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो लाल खून के खुलिये होते हैं उन पे जाके चिपक जाती है, तो वो बताता है कि शुगर का कंट्रोल आपका ठीक था, ज़्यादा था, बॉर्डर लाइन है। तो जिनका बॉर्डर लाइन होता है वो अपनी डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन जिनका ज़्यादा हो जाता है 6 से नंबर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो डायबिटीज़ की तरफ होते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ किसी को हो, शुगर की बीमारी हो, नॉर्मल क्या होता है उसमें? नॉर्मल लेस देन 5.5 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और 5 से अंडर है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये है, ऐसे कट ऑफ्स हैं, लेकिन ये कि इट इज़ वन ऑफ द गुड टेस्ट टू नो वेयर यू आर, आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर शुगर कंट्रोल। और दूसरी ये कि इससे मतलब आपकी फ्यूचर की मॉनिटरिंग के ऊपर चेंज हो सकता है। आपने जैसे डाइट एक्सरसाइज की 3 महीने, फिर आप चेक करें और आपका कम हो जाए तो इट्स ग्रेट, यू नो, उस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है तो वो अगर कंट्रोल सही से नहीं करेंगे, दवाइयाँ सही से नहीं खाएंगे, तो उनके गुर्दों पे इफेक्ट हो जाता है। गुर्दों को क्या, डायबिटीज़ कोई ऐसे पार्ट को बॉडी के छोड़ती नहीं है, फ्रॉम द आर्टरीज, अपनी शरियानों से लेके अपनी आपकी आंखों तक कोई पार्ट नहीं छोड़ेगी। तो आंखों में कैटरैक्ट हो जाते हैं, रीनल फेलियर हो जाता है, डायलिसिस पे चले आते हैं लोग। तो बहुत बचने के लिए ज़रूरी है, और इसका सस्ता सा तो टेस्ट होता है, बहुत चीप है, वेरी वेरी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, इकोनॉमिकल। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, एक तो ये वाला हो गया कि टेस्ट वगैरह का जो अभी हमने कहा उसका बोन्स के लिए कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम का टेस्ट, विटामिन डी इसके साथ दोनों टेस्ट करते हैं इसमें। और इसमें ये कि हमारे टेस्ट का नाम क्या है? ये कहते हैं कैल्शियम और विटामिन डी का टेस्ट। और जो बोन्स की अगर आपको देखना हो कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या पोजीशन है आपकी, तो हमारे यहाँ डेक्सा स्कैन होता है। डेक्सा स्कैन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, फ्यू मिनट्स लगते हैं इसमें, पूरी बॉडी के जो बोन मास है वो आपको निकाल के बताता है कि आप इधर ऑस्टियोपोरोटिक हैं या मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं या क्या करना चाहिए आपको अभी। इसके साथ डेक्सा स्कैन बड़ा यूनिक है कि आपका बॉडी का मसल मास और फैट कंटेंट भी बताता है। तो ये तीनों चीज़ें बताता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिटनेस के हवाले से, कि अगर किसी को मसल मास अपना बढ़ाना चाहिए, फैट ज़्यादा है, मसल मास कम है, तो दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास BMD होता है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, जो कि एड़ी से, पाँव की एड़ी से लेते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट है, वो नंबर बता देता है आपका, और उससे पता चलता है कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो फिर उसके बाद फौरन से बेशतर आप विटामिन डी और कैल्शियम के टेस्ट कराएं उसको कंफर्म करने के लिए, और फिर उसके हिसाब से आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स देगा। बहुत सारी ख़वातीन जो मेनोपॉज के बाद होती हैं उनको हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा वाली गोली दी जाती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो इसी वजह से क्या, कौन सी गोली होती है वो इनकी बहुत सारी ब्रांड्स की बहुत सारी डिफरेंट नाम की, कैल्शियम की गोली होती है नहीं, वो एक एंजाइम टाइप का होता है जो कि आपकी बोन्स को, मतलब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है और बोन्स का लॉस रोकता है। तो वो बहुत इफेक्टिव है और वो डेफिनेटली हर एक को लेना चाहिए, क्योंकि जब फ्रैक्चर होता है और जब कूल्हे की हड्डी टूटती है तो सर्जरी के अलावा 6 months to a year लग जाते हैं लोगों को बेहतर होने में, फिजियोथेरेपी करवा के। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बेड रिडन हो जाता है बंदा। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दवाइयाँ अपनी टाइम पे लें और सही डोजेस, सही डॉक्टर के पास जाएं, अपने सही टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो फिर लंबी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स अ बिग इशू। ऑलराइट, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके अलावा ये कि ब्लड प्रेशर का कितनी दफ़ा चेक कराना चाहिए, जस्ट टू फाइंड आउट कि ब्लड प्रेशर अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है या नया डायग्नोज हुआ है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, घर में अपनी वो इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन जो होती है BP की, वो रख लेते हैं, या अगर घर में कोई बंदा ले सकता है आपका ब्लड प्रेशर का पफिंग वाला जो होता है, स्विंग मैनोमीटर जो होता है, वो ले सकता है, तो वो आप रखें। लेकिन ये कि शुरू में तो डोज उसकी एडजस्ट करते हैं वो ना, कि आपको ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो आप दिन में एक टाइम मुकर्रर कर लें, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर, और फिर उसके हिसाब से आप देखें कि आपकी डोज ज़्यादा या कम तो नहीं हो रही। उसके बाद जब आपका रेगुलर पे आ जाता है तो आप वीकली या मंथली
करवा उस पे आप करवा उस पे आप करवा सकते हैं। ठीक है। स्पेशली अगर आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं हो रही और आपको फीलिंग हो रही हो या आप बहुत स्ट्रेस में हो तो यू मस्ट चेक योर ब्लड प्रेशर, बिकॉज इट अनवेल फीलिंग होती है इंसान को, और जल्दी गुस्सा भी आता है। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का ज्यादा होता है उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। हाँ ओके ये है जल्दी। और मैंने सुना है कि ब्लड प्रेशर जिनको गुस्सा ज्यादा जल्दी आता है उनको भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल रिवर्स भी है। हाँ तो असल में वो इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस में भी आई गेस। हाँ स्ट्रेस रिलेटेड। तो ये वाइस वर्सा वाला वाइस वर्सा है बिल्कुल। और वैसे मैंने सुना है कि ना अगर आप ना बहुत धीमे धीमे घूंट 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 करके पानी पिए ना, जिस तरह लोग ना करके रिलैक्स करके, हाँ। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा तकरीबन आपने एक ग्लास को कोई 12 से 20 घूंट पे पानी पिएंगे तो जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना उनका गुस्सा आना खत्म हो जाएगा और वो बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसा करना शुरू कर दें जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पानी ले जाएं दूसरों के लिए, ये ले पानी नहीं पानी लेके वो पिए भी तो 20 घूंट में पिए ना, पे हल्के हल्के धीरे धीरे करके पिएंगे तो वो सही रहेंगे बिल्कुल। तो खैर से ये सारी चीजें हैं। अच्छा आजकल डेंगू और वो इतना कॉमन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मलेरिया भी, डेंगू बहुत कॉमन। मलेरिया भी हुआ है या नहीं हुआ? मलेरिया से ज्यादा डेंगू आजकल पॉजिटिव आ रहा है। आई थिंक वो बारिशें जो पिछले दिनों थी और खड़ा रह गया पानी काफी जगहों पे, तो डेंगू बहुत पॉजिटिव आ रहा है लोगों को। अब लोगों को बुखार चढ़ता है तो वो फिर बेचारे कहते हैं कोविड हो रहा है, डेंगू हो रहा है। तो अब कोविड के साथ डेंगू के टेस्ट भी आते हैं। डेंगू के क्या सिम्टम्स हैं और फिर टेस्ट भी बता दें जरा। डेंगू के भी यही है कि एक्सट्रीम इसमें फटीग होती है, घुटनों जोड़ों का दर्द, बुखार, ये चीज़ें इसमें भी होती हैं। उसमें भी फटीग कोरोना में होती है, लेकिन उसमें ज़ाहिर खांसी वगैरह की अलामात भी होती हैं। अच्छा ये स्मेल का क्या सीन होता है? ये कंफर्म है कि स्मेल चली जाती है? स्मेल और टेस्ट चला जाता है क्योंकि वायरस जो है वो अटैक करता है आपके नर्व एंडिंग्स पे। तो वो नर्व एंडिंग्स आपकी, अच्छा कुछ लोगों की तो 1-1 साल तक सांस जो स्मेल और टेस्ट चला जाता है वायरल इलनेस के बाद। और ये कि इसमें लोग जब बेहतर होने लगते हैं तो इनकी स्मेल वापस आने लगती है। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपका कोरोना कितना वर्स था बेसिकली। तो लोग बाज़ लोग कहते हैं नहीं 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 ये तो तहकीक ऐसे ही है। नहीं लोगों को हो रहा है और ये कंफर्म्ड है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल चली जाती है। अच्छा कोई एक चीज चली जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक से कुछ एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो आपके सेंस में जाता है, मतलब स्मेलिंग सेंस में जाता है, लेकिन वो टेस्ट में नहीं, टेस्ट बट खराब नहीं होते, लेकिन स्मेलिंग सेंस जो है वो आपकी डिम हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स का ही है। तो कोई एक चीज जाए तो भी वो कोरोना में कहलाएगी यानी, क्योंकि लोग भी तो कंफ्यूज हो जाते हैं, माय गॉड स्मेलिंग नहीं आ रही, लेकिन वो उसका साइड इफेक्ट होता है एंटीबायोटिक्स का। हाँ लेकिन ये है ना नाजिया के एंटीबायोटिक तो बाद में शुरू करते हैं ना, पहले तो ये इनको सिम्टम्स शुरू होते हैं। अच्छा कुछ लोगों को फौरन जैसे थोड़ी सी फीलिंग अनवेल हो रही है और लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट जा रही है तो जाहिर उनको फौरन पता लगता है कि उनको कोरोना हो रहा है, फिर उसके बाद जाहिर है फिर वो एंटीबायोटिक भी शुरू करेंगे। पहले एंटीबायोटिक ले लो और बाद में उसको सिम्टम हो तो यूजुअली तो इतना डिम नहीं होना चाहिए, इसमें तो चली जाती है। अच्छा। You don't smell it, you don't smell, you don't taste, you cannot taste मतलब तो कम्प्लीटली चली आती है। इसमें तो एंटीबायोटिक में तो कम होता है ना। हाँ, इसमें तो चली जाती है, आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा। बल्कि अभी मेरे किसी जाने वालों में हुआ, उन्होंने कहा मैं हरी मिर्चें खा रही थी तो वैसे तो मुझे हरी मिर्चें लगती हैं और मुझे मिर्चें नहीं लग रही। मैंने कहा भाई कोरोना का टेस्ट कराओ, तो पॉजिटिव था उसका। ओह माय गॉड। अच्छा चलिए बड़ी जबरदस्त आपसे बातें रही हैं, बहुत मजा आया आपके साथ और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। तो नाजरीन जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। जी नाजरीन एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमें जिन गेस्ट ने ज्वाइन किया है बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू उनसे भी रहेगी। बात करेंगे थोड़ा सा लॉकडाउन के हवाले से, कोविड के हवाले से कि क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए और किस तरह से जो है चीज़ों को हैंडल किया जाए। इस वक्त हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और ये लोग अपने जहन पे क्या सोच रहे हैं जो ताजिर बरादरी है। तो हम बात करेंगे हमाद पूनावाला से, प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो इस वक्त वैसे सिचुएशन क्या चल रही है ये बताइएगा।
देखिए इस वक्त जो है वो काफ़ी हरासमेंट है लोगों में, और जैसे कि आपने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि लेट कैसे हो गए, तो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है ख़ास तौर पे कराची में, वो सुबह उठने की जो है वो यूज़ टू नहीं है, और सुबह जो टाइम रखी है उन्होंने वो टाइम मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल नहीं है, और 6 बजे का टाइम भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि हरासमेंट, पिछली जो हरासमेंट हुई है, जो लॉसेज हुए हैं लोगों को, जिससे कम बैक नहीं कर पाए हमारे ट्रेडर्स, उससे निकलना चाहिए और टाइम को बढ़ाना चाहिए। जब टाइम आप कम करते हैं तो लोग जो है वो हरासमेंट के अंदर बाहर निकलते हैं और रोडों पे रश होता है। आप जब टाइम कम कर देंगे तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जब से ये इन्होंने 6 बजे का कल से कहा हुआ है, तो लोग जो है रोडों पे ज़्यादा निकल रहे हैं बाहर। बनस्बत आप इसको टाइम को बढ़ा दें तो मेरा ख्याल है कि मार्केट्स में रश नहीं होगा। तो बाकी दूसरे शहरों में जिस तरीके से टाइम को बढ़ाया जा रहा है, इसी तरीके से सिंध में भी बढ़ाना चाहिए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि कराची में जो है आवाम ज़रा ज़्यादा है और थोड़ी सी जो है लापरवाही भी ज़्यादा हो जाती है? वो इस तरह से कि हमने तो ये देखा कि अभी मैं वीकेंड पे जब गई तो लोगों को पता है कि सेकेंड वेव आ रही है, और अभी इसका फर्स्ट मतलब स्पेल अभी शुरू है। ये समझ लें कि अभी सिर्फ शुरुआत है। हमने सुना है कि दिसंबर के मिड में इट विल गो ऑन एक्सट्रीम पीक, और पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि कोविड जो है वो इस दफ़ा क्या शक्ल इख्तियार कर रही है, ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी जब तक आएगा नहीं लोगों को पता नहीं है तो वबा ना। तो जिसकी जितनी सेल होनी है उसकी सेल तो उतने टाइम पर होगी, चाहे वो टाइम 2 घंटे बढ़ा दे, चाहे वो 2 घंटे कम करे। जिसको ज़रूरत है वो तो निकलेगा ही। तो 2 घंटे कम टाइम, 2 घंटे ज़्यादा टाइम में क्या फ़र्क आ जाता है? देखिए सेल तो होनी है। अब जिन्होंने जो कस्टमर्स हैं, एक वक्त में अगर जहाँ 4 कस्टमर आते हैं हम टाइम शॉर्ट करेंगे तो वहाँ 10 कस्टमर्स आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। और लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन हुए तो हमारी इसी बात पे इनसे प्रॉब्लम थी कि ये स्टेक होल्डर्स को लेके नहीं बैठते और ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाते कि जिससे जो है वो SOPs पे अमल कराया जा सके। तो ट्रेडर्स चाहते हैं SOPs को पे अमल कराना। पब्लिक थोड़ा सा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसके ऊपर नहीं कर रही है उस तरीके से, जिसका नुकसान जो है दुकानदारों घूमने फिरने पे ज़्यादा, आई थिंक एंटरटेनमेंट की चीजें उनको आप थोड़ा सा उनको कम किया जाए, और बाकी जो दुकानों का टाइम है उसको बढ़ाया जाए। लास्ट टाइम जब इसकी वेव थी और हमने काफ़ी इसकी जद्दोजहद की, और उसके बाद मैं अरेस्ट भी हुआ और मैं 3 दिन जेल रहा। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट को किस तरीके से एग्जांपल सेट करेंगे। तो आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी लापरवाही की वजह से दुकानदारों पे इफेक्ट आता है, और आप यकीन जाने कि जो लास्ट टाइम लॉकडाउन के अंदर लोगों को लॉसेज हुए हैं, लोग बिल्कुल भी कम बैक नहीं कर पा रहे और बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब जबकि लॉकडाउन की आवाज़ आ गई, डोंट केयर करना शुरू कर दिया इस वजह से। तो अब मुझे लगता है कि लोग और घबरा गए और सिस्टम वापस से मुझे ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको अगर हमने तरीके से हैंडल नहीं किया तो बिलीव मी कि लोगों के लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव। अच्छा, एटलीस्ट दुकानों के टाइमिंग्स जो है, ये आपने सही कहा कि जब एक दफ़ा में क्या होता है कि रश जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के ऑफिस के टाइमिंग जो है वो 5 बजे के होते हैं, उनके पास सिर्फ 1 घंटा होगा कि वो जाके शॉपिंग वगैरह कर सकें। और जब वो जाके शॉपिंग करेंगे तो एक ही टाइम पर, क्योंकि देखिए ग्रोसरी तो तकरीबन ऑलमोस्ट इंसान डे टू डे में लेने के लिए जाता है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत बड़ा पहले भी खड़ा हुआ था, क्योंकि हम खुद इस बात का देखते थे कि बंद होने वाला टाइम और लाइनें बाहर तक लगी हुई हैं, अब हम जाके सामान ले रहे हैं, तो वो हमें प्रॉब्लमैटिक लगता था थोड़ा सा, स्पेशली ग्रोसरी स्टोर्स के लिए या जो दुकानें हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसे इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि टाइम को इतना बढ़ा दिया जाए, और मैं तो कहता हूँ कि क्यों ना 24 घंटे कर दिया जाए, ताकि बिल्कुल भी रश ना हो, और जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे इन बिटवीन उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस किस को देखें, प्रॉब्लम तो ये आ जाती है ना, कहाँ जाकर देखें। आप जब इतनी फोर्स को इन्वॉल्व करके मार्केट्स बंद करवाते हैं, तो वो इतनी फोर्स अगर खड़ी होती है और वो देख रही है कि जहाँ SOPs फॉलो नहीं हो रही, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम साथ हैं आपके, हमारी एसोसिएशन जहाँ होंगी हम उनको कहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, अदरवाइज आप कार्रवाई करें, हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन इस तरीके से जो टाइम को कॉम्पैक्ट करने से जो है वो मेरे ख्याल से मसले का हल नहीं है। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट एंटरटेनमेंट की जगह, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट में ज़्यादातर देख रहे होते हैं कि ठीक है आउटडोर सीन बहुत अच्छा है, अच्छा इकदाम है आउटडोर का कि आउटडोर होना चाहिए, इंडोर्स को अगर आप तरजीह नहीं दे रही, क्योंकि इंडोर में ज़रा ज़्यादातर जो है वो कोविड फैलने का डर होता है, तो आउटडोर में भी। लेकिन ये है कि लोग फिर आपको पता है कि SOP ज़्यादातर फॉलो नहीं कर रहे होते। रेस्टोरेंट्स को भी आप देख लें तो वो खचाखच जो है वो आउटडोर भी भरे हुए होते हैं, डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी कोई नहीं हो रही होती है। फिर लोग जो कमाने वाले हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हम चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा
कम कमा लेंगे लेकिन हम डिस्टेंस रखें, हम बोले अभी नहीं है जगह, आप दूसरी जगह चले जाओ, किसी और को भी कमाने का मौका दे दें। खचाखच एक ही रेस्टोरेंट में भरा हुआ होता है रश। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए एंटरटेनमेंट में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर इनको जो है वो तो सोचना आपको चाहिए। बेसिक क्या क्या कहेंगे, क्या क्या बेसिक है? जो दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कारोबार की जो मार्केट्स हैं, उनको मेरा ख्याल है उनका टाइम बढ़ा देना चाहिए। एंटरटेनमेंट का टाइम भले कॉम्पैक्ट कर लें और उसमें SOPs को बढ़ा दें, क्योंकि ओपन होता है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आप एंटरटेनमेंट को अगर थोड़ा सा इसके ऊपर SOPs के ऊपर बैठ कर कोई गौर कर लिया जाए तो मसला नहीं है, लेकिन जो बेसिक हैं, जो शॉप्स हैं, उनको टाइम जो है वो इतना देना चाहिए कि वो लोग परेशान ना हो। अब अगर कोई दुकानदार है, आपने कहा 4 कस्टमर, तो जब 6 बजे का टाइम होगा उसके बाद 10 कस्टमर खड़े होंगे तो वो मना तो नहीं कर सकता अपने कस्टमर्स को, या उनको किस तरीके से डील करेगा। जैसे लास्ट हुआ लॉकडाउन में, तो जो कस्टमर्स हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं, फैमिलीज को साथ लेके आ रहे हैं, SOPs फॉलो नहीं कर रहे, तो एक दुकानदार के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये भी बताइएगा कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चले मेडिकल वगैरह तो चले वो तो खुले होते हैं, लेकिन अक्सर ये है कि ग्रोसरी में लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। ग्रोसरी के हवाले से जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेसिक चीज़ों में ही है, ग्रोसरी भी बेसिक चीज़ों में ही है। मैं कुछ इलाकों में देख रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर्स भी बंद कराए जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर है वो एक तरीके से जनरल स्टोर भी हैं साथ में। ओके। तो अब लोग जो है उसका फ़ायदा उठा के वहाँ भी रश लगाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा एक और सवाल, मार्केट्स जैसे ओपन मार्केट्स होती हैं, चले ओपन मार्केट्स तो फिर भी थोड़ा सा वो, लेकिन हमने देखा है जो वो तबका है जो ओपन मार्केट, वैसे तो हम देखेंगे जी बड़े स्टोर्स हो जी, बड़े SOPs वगैरह फॉलो हो रहे हैं, वहाँ पर पूरी सैनिटाइजिंग भी हो रही है, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब हम चले जाते हैं दूसरे छोटे स्टोर्स में या हम चले जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर ओपन मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है वो इतना एहसास नहीं करते हैं, ना लोग मास्क खुद पहन कर आ रहे होते हैं, ना दुकानदारों को वो होता है, वो नाक के नीचे मास्क लगा कर वो बैठे हुए होते हैं, कि बड़े इश्यूज इस किस्म के जो है वो क्रिएट होते हैं। देखिए मैम, इस वक्त लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। जो छोटा दुकानदार है ना, वो इस वक्त फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, तो उनके पास ये रिसोर्सेज तो नहीं है कि वो हर कस्टमर को एक मास्क दें, सैनिटाइजर्स रखें। नहीं केटर नहीं करें ना, इतना तो कर सकते हैं कि हम केटर नहीं करें। ज़्यादा हो सके, अगर आप छोटे पे आते हैं, बिल्कुल छोटे दुकानदार पे आते हैं, तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है वैसे ही। वो मतलब कैसे किसी कस्टमर को, ये तो लोगों को चाहिए कि वो घर से बाहर निकलते हैं। देखिए सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते ऐसा तो नहीं है ना कि वो फिर अपनी जिंदगी की जंग जो है वो भी हार जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो लोग आ रहे हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। हम तो लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग निकलते हैं, लोगों के लिए ये फैमिलीज निकलती हैं। आप मुझे बताएं कि जब एक घर का फर्द जाकर घर की ग्रोसरी ले सकता है, उसको क्या जरूरत है अपनी फैमिली को, पूरे खानदान को लेकर जा रहा है, बच्चों को ले जाने की। आप मार्केट्स में जाएं, आप ज़ैना मार्केट में जाएं और बच्चों की जो कपड़ों की दुकान है, तो क्या एक वालिद जाकर या कोई घर का मर्द जाकर बच्चों के लिए कपड़े नहीं ला सकता, बिल्कुल, या उसकी वालदा जाके नहीं ला सकती? तो आप बच्चों को, जब आपको पता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, तो लोग क्यों अपने बच्चों को, पूरी फैमिली को लेके निकलते हैं, ऐसे मार्केट्स में जाते हैं, ओपन मार्केट्स में क्यों नहीं जाते? तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को थोड़ा सा इस वक्त जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है, दुकानदारों के साथ सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग, नाम पे आपको लोग ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। हमने देखा है कि हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, दूसरा शख्स आके फौरन से जो है वो जी पीछे आके आपके फौरन खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं भाई आपने 6 फुट का फासला जब कहा है, जब कह दिया 6 फुट का फासला, तो आप नेचुरली रखें, आप खुद हट जाएं। तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं लोगों में? ये दुकानदार जो वो खुद देना शुरू कर दे कि प्लीज फासला रखें, दुकानदार भी नहीं बोल रहे होते हैं। देखिए जो पहली जो फेज था, जो हम कोविड का था, उस वक्त बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बन गया था, लेकिन जब वो ख़त्म हुआ तो लोग ऐसे, खास तौर पे कराची के लोग मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल भूल गए कि कोविड भी कोई चीज़ है। नहीं, हमने तो इस्लामाबाद में भी देखा वही हाल है। हाँ, इस्लामाबाद में मैं इनफैक्ट अभी दुबई गया हुआ था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि स्ट्रिक्टनेस के बावजूद लोग जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो लोग जो है वो तंग आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का भी कुछ काम है। एक तो अवेयरनेस मैसेजेस देने चाहिए, जगह जगह उनको कैंप्स लगाने चाहिए। फिर मेरा एक सवाल तो गवर्नमेंट से ये है कि आज तक, अभी तक मैंने कोई सैनिटाइज करने के लिए इनको कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हुए नहीं देखा, ना तो मैंने देखा है कि इनके पास कोई इक्विपमेंट है। ऐसी
ऐसे बाज़ारों में तो आपको गवर्नमेंट को अपनी तरफ से कोई इस तरह की कोई स्टेप उठाना चाहिए, कोई सैनिटाइज करवाना चाहिए। मैंने देखा कि दुबई में और दूसरे इलाकों में रोडों पे बाकायदा जो है वो उसको सैनिटाइज किया जा रहा है और स्ट्रीट्स को वॉश करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। अगर आप छोटी मार्केटों में गई होंगी लाजमी आप, तो वहाँ पर चलने की जगह नहीं है। अगर दो लोग एक साथ जाते हैं तो मार्केट जो है वो ब्लॉक हो जाती है ना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग तो आप कैसे करेंगे। अब जो ओल्ड एरियाज हैं वहाँ पर मार्केट्स का डोमेन ही ऐसा है कि वहाँ पर अगर 4-5 लोग एक साथ जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस तो अच्छा, मैं जब लास्ट टाइम का लॉकडाउन हुआ था ना तो मैं एक तो ये पहले सुपरमार्केट गई ऐसी सामान वामान लेने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये पंजाब कॉलोनी के पास आई थिंक कोई मार्केट है, उसके बाद गिजरी से अंदर जाके पंजाब कॉलोनी की वो जो एरिया है ना, वहाँ पे पीछे पूरी फिश मार्केट और वो सब है। तो मैंने कहा चलो वहाँ से सब्जी वब्जी ले लूँ। मैं खैर वहाँ गई सब्जी लेने के लिए। मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मतलब हाई पीक थी उस वक्त कोविड की। पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे, कोई मास्क का किसी ने ख्याल नहीं। मैं उस वक्त भी मैं बता रही हूँ कि बिल्कुल लॉकडाउन वाला सीन जो था वो उस वक्त की बात। लेकिन उस मार्केट में फिर भी उतना ही रश था, लोग उसी तरह ही मुंह खोल कर बैठे हुए थे, कोई वो उनको परवाह नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नाम की नहीं थी। तो ये माइंड सेट तो ये तो कैसे चेंज करेंगे लोगों का? देखिए मैम, माजरत के साथ आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो कि ऑनलाइन को समझते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, सब चीज़ें घर पे मंगवा सकते हैं, ड्राइवर से मंगवा सकते हैं। जब आप जैसे लोग भी तो मार्केट में जाना चाहते हैं ना, अब आप घर पे बैठ के मतलब तो नहीं बैठ सकते, आपको निकलना है बाहर, चीज़ों को करना है, तो लोग निकलते हैं बाहर। अब उनको कितना रोका जाए? देखिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो कोई चीज़ है ना, लाइक मैं तो नहीं खड़े होने के साथ। हमारे बहुत सारे ऐसा एक तबका है, मैं समझता हूँ 20% ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन जो है वो घर पे चीज़ें ग्रोसरी मंगा सकते हैं। अब अगर वो उसका सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है हमें जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा अमेज़ॉन जैसा सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है ऑनलाइन। देखिए हर एक के पास तो एंड्रॉइड नहीं होता ना, या हर एक के पास तो ये 10 से 20% लोगों का कह रहा हूँ कि अगर वो भी आता है तो आपका काफ़ी जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसा कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, घरों पर ग्रोसरी बनवानी चाहिए ताकि घर वालों के लिए आसानी हो और गवर्नमेंट के लिए भी आसानी हो। देखिए अब किसी को अगर ये एक प्रॉब्लम ये भी आता है ना जी, ऑनलाइन आएगा जी 1-2 घंटे बाद आएगा सामान, आपके पास सिस्टम क्विक सिस्टम नहीं है ना। अब मुझे अगर मुर्गी बनानी है कि मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर तो मैं जाके मैं फ्रेश मुझे लेकर आनी है, वो अमेज़ॉन वाला पता नहीं कैसी मुर्गी भेजेगा, क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है ना कि हम ऑर्गेनिक खाने की आदत है, हमें फ्रेश खाने की आदत है, हमें बाहर के मुल्कों की तरह हमें जो है वो जो पता नहीं कैसी चीज़ हो कैसी नहीं हो, हम सामने देखकर हर चीज़ को लेना पसंद करते हैं। तो वो एक बड़ा इशू है हमारे लिए। पर अगर यही चीज़ में जो मुझे बताएंगे कराची में आपको ऑर्गेनिक क्या मिलता है? नहीं, क्यों नहीं, देसी मुर्गी वगैरह है, देसी जाए तो आप देखेंगे जाकर। अगर मछली ऑर्गेनिक है, क्यों नहीं मछली ऑर्गेनिक, गोश्त ऑर्गेनिक है। मछली के अलावा तो मुझे तो कोई चीज़ ऑर्गेनिक नजर नहीं आती। गोश्त भी ऑर्गेनिक है। देखिए अब जो चीज़ें हो रही हैं, मिलावट हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैं तो समझता हूँ कि ऑर्गेनिक मिलना दूध भी ऑर्गेनिक है। हाँ। दूध आप कह रही हैं ऑर्गेनिक है, लेकिन दूध तो आपको पता है कि अब आपको क्या पता टेट्रा में क्या चीज़ है? हाँ वही तो, हम उसको ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। हाँ, वही सब हाइब्रिड चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं और उसके ऊपर भी एक लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो ही ना कि पब्लिक के लिए कोई सख्तियाँ क्यों नहीं करते, दुकानदार खुद क्यों नहीं सख्ती करते? देखिए दुकानदार, मैं तो दुकानदारों की फेवर इसलिए करूँगा कि हर जगह हर चैनल पे शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को, एसोसिएशन को कसूरवार ठहराया जाता है। आप मुझे बताएं ना कि लोग जो आते हैं तो लोग किस तरीके से उसको मैनेज मना कर दे, बोले वी विल नॉट ट्रीट यू। क्यों नहीं पॉसिबल है? मुझे, मैं अगर कहीं किसी शॉप पे बैठा हूँ और एक साथ मेरे पास 6-7 लोग आ जाते हैं, उसमें से 3 लोग जो हैं वो मास्क पहन के नहीं आते, बोले प्लीज, मैं बोले माजरत प्लीज 3 लोग अलाउ है। छोटे दुकानदार के लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर वही ना, फिर वो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं, जिंदगी की जंग हार जाए। ऐसा हो कि क्यों ना हर इलाकों में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है फोर्सेज, आप जब मार्केट्स बंद कराने के लिए फोर्सेज यूज करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप्स लगा ये चीज करें। हाँ बिल्कुल, मार्केट्स में कैंप लगा दिए। जब कोई इस तरह के कस्टमर बाहर से आते हैं उनको पाबंद किया जाए कि आपने मास्क लगाएं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से मास्क दे, अदरवाइज लोगों को पाबंद किया जाए, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका चालान होगा। आप गाड़ी में जा रहे हैं, रिक्शा में जा रहे हैं, आप अगर मास्क के बगैर हैं आपका चालान होगा। तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा नीचे ये सिस्टम में बहुत अच्छा, अदरवाइज जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोग घर से निकलते हैं तो माइंड सेट करके निकलेंगे हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो हमारे खिलाफ फाइन होगा। इसका ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ना शॉप्स की टाइमिंग कम करवा दें और मुश्किल कर दें, तरीका होता है मैनेज करने का। बाहर आप देखें दुबई में बहुत सारी जगहों पे, कंट्रीज में फाइन लगना शुरू हो गया जी जी जी, तो इस पे करना चाहिए। फाइन में फायदा भी हो जाएगा गवर्नमेंट को।
फायदा भी हो जाएगा, नॉमिनल फाइन। वो आए थे हमारे, आई थिंक जावेद साहब आए थे, उन्होंने जो है बताया था कि आप जो है वो ऐप बनाए ना कोई ऐप के ज़रिए जो है फिर आप ये कर सकते हैं ना, मास्क जो नहीं पहनेगा तो फाइन लग सकती है ऐप के ज़रिए, तो वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने बताया था। जी बहुत सारा सिस्टम है, मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। और देखिए ना, जब आप वन वे पे, आपको याद होगा कि पिछले साल जो है वन वे पे बहुत ज़्यादा पाबंदी हुई थी, तो लोग डर गए थे, लोगों का माइंड सेट हो गया था वन वे जाएंगे तो हमें जो है वो FIR कटेगी, और वो इतना स्ट्रिक्टनेस हुई इसके ऊपर, और बिल्कुल सडनली जाके उसको ख़त्म कर दिया, और मतलब वो उसको बंद कर दिया। लोगों की FIR कटती थी और लोग जो है वो मतलब उनके ऊपर क्रिमिनल वो बन जाता था, रिकॉर्ड बन जाता था, जिस पे हम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते कि चलें आप फाइन लगाएं लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड तो ना बनाएं। इसी तरीके से अगर चाहें और स्ट्रिक्टनेस करे गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ लोग जो है इस पर ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, आप और क्या मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए भी, और ताजिर बरादरान जो है उनके लिए भी, और स्पेशली आवाम के लिए भी? देखिए, मैं यही सजेशन देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, और गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि हम जो है वो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह नहीं है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, और $1000 जो है उसकी सैलरी है। मेरी उससे बात हो रही थी, वो लॉकडाउन में था, जब उन्होंने अपने बेटे को वीडियो पे कॉल की तो उसके बेटे के बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो मैंने उसे कहा कि ये क्या हो गया, कोई फैशन कर रहा है या क्या हो गया? उसने कहा कि वहाँ जो है वो सलून्स बंद पड़े हुए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने के लिए, घर ही बैठा हुआ है, कहीं नहीं जा रहे, घर पे ही खाना मंगवाते हैं, घर पे ही सब कुछ करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो उसने कहा कि गवर्नमेंट इनको $3000 जो है वो घर पे बैठने का दे रही है। देखिए, हम उन कंट्रीज की तरह अपने आप को तो कंपेयर नहीं कर सकते, हम अभी कर भी नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन आप कम से कम लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट करें। आप इस बात को समझें कि हमारा जो मुल्क है वो इस चीज़ों के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है कि इस तरीके से आप सडनली आके लॉकडाउन कर लो और गवर्नमेंट भी आपको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करती और आप सर्वाइव कर जाओगे। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे और आगे जो है ना इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के से नजर आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आपके जरिए भी पता चली। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।